लेट्स स्टार्ट। सर हमारे चैप्टर का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। अब ये क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, ये चैप्टर पहले समझो। हमने ना फर्स्ट चैप्टर में ये सीखा था, कोई भी पर्सन जब कोई इनकम कमाता है तो हम उससे टैक्स लेने की बात करते हैं, ठीक है। फिर हमने वहां पर एक पर्सन वर्ड सीखा था 231 में, याद है। फिर हमने एसएससी वर्ड सीखा था 27 में, जहां पर हमने बोला सर एसएससी वो पर्सन होता है जिससे हमें कोई टैक्स लेना होता है। अब बात ये है कि किस पर्सन से टैक्स लेना है, कब लेना है, कितना लेना है, कौन सी इनकम पे लेना है, कौन सी इनकम पे नहीं लेना है, ठीक है। ये चैप्टर हमें हेल्प करता है डिसाइड करने में। ये चैप्टर का मतलब ही रेसिडेंशियल स्टेटस है। मतलब अगर कोई इंडिया का पर्सन है तो हम उससे टैक्स लेंगे, या उस पर्सन का इंडिया से कनेक्शन है तो हम टैक्स लेंगे। पर सर अगर कोई पर्सन इंडिया से कनेक्टेड नहीं है, इंडिया का पर्सन नहीं है, तो सरकार बोलती है उससे फिर हम टैक्स की बातें नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक। तो रेसिडेंशियल स्टेटस बड़ा प्यारा चैप्टर है, बहुत मस्त चैप्टर है। इसमें कुछ चीजें शुरू में लिखते हैं तो अच्छा रहेगा। हम क्या बोलते हैं सर, कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है रेसिडेंट, एक होता है सर नॉन रेसिडेंट। एक होता है रेसिडेंट और एक होता है नॉन रेसिडेंट। सर ये क्यों कैटेगराइजेशन किया जा रहा है किसी भी पर्सन का? क्योंकि सर हमें ये पता करना है कि किसके हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल है और किसके हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं है। सर तो कोई भी पर्सन को रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट पता करने के लिए क्या कोई कंडीशंस रहती है? यस, कंडीशंस रहती है। बिना कंडीशन के कैसे डिसाइड होगा कि वो बंदा रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है? तो सर अगर मेरे को किसी पर्सन को रेसिडेंट डिक्लेयर करना है तो सरकार बोलती है दो कंडीशन है। पहला, ही मस्ट बी इन इंडिया, वो इंडिया में प्रीवियस ईयर में, याद है प्रीवियस ईयर क्या होता है? जिस साल हम पैसे कमाते हैं। सर जिस साल आप पैसे कमा रहे हो उस साल आप इंडिया में 182 डेज और मोर रहो। मतलब अगर वर्धमान सर को रेसिडेंट डिक्लेयर करना है आपको, तो चेक करो कि वर्धमान सर क्या प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में थे कि नहीं थे। अगर वर्धमान सर 182 डेज थे या उससे ज्यादा थे तो वर्धमान सर रेसिडेंट है, और अगर वर्धमान सर 182 से कम थे तो वर्धमान सर नॉन रेसिडेंट है। सर अगर आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, इससे कोई फर्क पड़ता है? यस, फर्क पड़ता है। कैसे? एक एग्जांपल देता हूं। अगर मान लो मैं वर्धमान सर हूं और मैं रेसिडेंट हूं, और अगर मैं रेसिडेंट हूं तो वर्धमान सर अगर दुबई में भी पैसे कमाएंगे तो भी इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर मैं नॉन रेसिडेंट हूं, मतलब मान लो मैं बाहर का पर्सन हूं, ठीक है, नॉन रेसिडेंट हूं, और फिर मैं अगर दुबई में पैसे कमाता हूं तो सरकार मुझसे टैक्स नहीं लेगी। आई बात समझ? इसलिए हमें डिसाइड करना जरूरी होता है कि कोई पर्सन रेसिडेंट कब है और नॉन रेसिडेंट कब है। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता है, हम उससे टैक्स कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना लेना है और कितना नहीं लेना, उसकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी और कौन सी नहीं होगी। आ रही बात समझ? इसीलिए हमें ये जानना जरूरी होता है कौन पर्सन रेसिडेंट है और कौन नॉन रेसिडेंट है। आई बात समझ? तो रेसिडेंट की पहली कंडीशन ये बोलती है सर कि ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर वो साल है जिस साल हम पैसे कमाते हैं। जिस साल हम पैसे कमाते हैं उस साल आपका 182 डेज और मोर इंडिया में रहना जरूरी है। अगर आप 182 से कम रहे तो उस केस में सर आप सीधा सीधा क्या हो जाओगे? नॉन रेसिडेंट। तो रेसिडेंट के लिए दो बेसिक कंडीशन है, ठीक है, दो बेसिक कंडीशन है। दो बेसिक में से ये पहली कंडीशन मैंने आपको बताई। अब आती है दूसरी कंडीशन। अब इसमें बीच में लिखा हुआ है और का मतलब क्या होता है सर? या तो पहली कंडीशन या तो फिर सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या बोलती है सर? ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज। मतलब आप प्रीवियस ईयर में 60 डेज इंडिया में। अब इसको समझो सर, आप लोग एग्जाम देने वाले हो। सर अगर मान लो कोई स्टूडेंट है जो एग्जाम देने वाला है जनवरी में 25 में, ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट जनवरी 25 में एग्जाम्स देने वाला है तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा सर?
23-24। कोई स्टूडेंट अगर सर मई 25 में एग्जाम देने वाला है तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा सर? 24-25, समझो ये हमारा प्रीवियस ईयर होगा। ठीक, कोई स्टूडेंट अगर सितंबर में एग्जाम देगा तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा? 24-25। समझ आया? तो अगर सर प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस साल हम पैसे कमाते हैं, असेसमेंट ईयर वो होता है सर जिस साल हम टैक्स पे करते हैं। तो सर देखो 31 जुलाई लास्ट डेट थी, वो लास्ट डेट को तो जितने लोगों ने रिटर्न फाइल किया हो गया, अब खत्म, रिटर्न की डेट्स निकल गई। ये पिछले साल जो था प्रीवियस ईयर 23-24, उसकी कहानी खत्म। अब वर्तमान सर इनकम कब कमाएंगे सर? 24-25 में। और इसका टैक्स कब पे करेंगे सर? 25-26 में वर्तमान सर टैक्स पे करेंगे। तो सिंपल सी बात है, वर्तमान सर के लिए अब प्रीवियस ईयर क्या हो गया? 24-25, और असेसमेंट ईयर क्या होगा? 25-26। आई बात समझ? अब अगर ये मेरा प्रीवियस ईयर है और ये मेरा असेसमेंट ईयर है, तो सरकार मेरे से असेसमेंट ईयर में टैक्स लेने के पहले ये चेक करेगी कि वर्तमान सर प्रीवियस ईयर में पहली कंडीशन के हिसाब से 182 डेज और मोर इंडिया में है कि नहीं है। अगर है तो वर्तमान सर रेसिडेंट है, फिर सरकार बोलेगी आओ बैठो आप घर जमाई हो, हम आपसे टैक्स लेंगे। पर अगर आप 182 डेज से कम इंडिया में हो तो सरकार बोलती है फिर आप पहली कंडीशन के हिसाब से रेसिडेंट नहीं हुए, फिर हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। मैं बोला सेकंड कंडीशन क्या है? सरकार बोली सेकंड कंडीशन एकदम सिंपल, हम चेक करेंगे क्या प्रीवियस ईयर में आप 60 डेज इंडिया में हो? मैं बोला हाँ, मैं तो 70 डेज इंडिया में था। सरकार बोली वेरी गुड, प्लस 365 डेज प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर। मैं बोला ये नहीं समझ आया। सरकार बोली प्रीवियस ईयर में आपका 60 डेज होना जरूरी है, मतलब सर 24-25 ये मेरा अगर प्रीवियस ईयर हुआ तो इसमें मेरे को कितने दिन रहना है? 60 डेज इंडिया में रहना है, प्लस 365 डेज प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर। प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला। तो सर सिंपल सी बात है, अभी कौन सा प्रीवियस ईयर है? 24-25। इसके पहले के 4 साल क्या होंगे सर? 23-24, 22-23, 21-22 और 20-21। ये 4 साल का डाटा निकाला जाएगा और चेक किया जाएगा कि इस 4 साल में आप 365 डेज इंडिया में हो कि नहीं हो। अब एक स्टूडेंट बोला सर एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि वर्तमान सर ये दोनों साल पूरे इंडिया में रहे और ये दोनों साल इंडिया में ना रहे, तो क्या चलेगा? हाँ चलेगा। मेरे को 4 साल मिला के देखना है, ये 4 साल में आप किस साल कितने दिन रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चारों साल का ऐड करके चेक करूंगा कि 365 आना चाहिए। एक स्टूडेंट बोला सर मान लो अगर ये 364 होगा तो चलेगा? मैं बोला नहीं चलेगा, 365 मतलब 365 ही होना चाहिए। 365 या उससे ज्यादा भी होगा तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। तो सर सेकंड कंडीशन ये बोलती है कि आपका प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर, ठीक है, और प्लस 365 डेज और मोर, आराम से। तो रेसिडेंशियल स्टेटस की 2 कंडीशन, ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पहली कंडीशन ये। दूसरा, ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड वर्ड का मतलब क्यूमुलेटिव कंडीशन है सर, दोनों साथ में होनी चाहिए। एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, आपके प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल। अब एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन है सर मान लो अगर कोई आदमी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो? अगर वो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो वो कहलाएगा नॉन रेसिडेंट, एनआर कहलाएगा। सर एनआर कहलाने से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। मैं आपको एक मस्त वाला एग्जांपल देता हूं। सर इंडिया में आईपीएल में प्लेयर्स खेलने आते हैं, 2-2 महीने के लिए खेलने आते हैं, 2 महीने के लिए आते हैं, तो मान लो वो कितने दिन हो गए? 60 डेज। तो पहली वाली कंडीशन से तो वो बाहर हो गए, क्योंकि पहली कंडीशन कितनी बोली थी सर? 182, बाहर हो गए। पर दूसरी कंडीशन में वो 60 डेज तो आ रहे ना सर इंडिया में, ठीक। पर आपने बोला सर
हर साल कितने दिन आते हैं? 60 डेज ही तो आते हैं। तो प्रीवियस ईयर का तो 60 हो गया, प्लस 60 इंटू 4, सर कितना हो गया? 240। सर 365 तो हुआ ही नहीं। तो सर क्या वो प्लेयर नॉन रेसिडेंट है? हाँ सर नॉन रेसिडेंट। सर नॉन रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी बाहर का प्लेयर अगर एक बार नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर हो गया, फिर वो अपनी कंट्री में जाके अगर पैसे कमाता भी है तो भी इंडियन गवर्नमेंट उनसे टैक्स नहीं ले सकती। समझ आई बात? क्या बोला मैं? बैठा दिमाग में? आप समझो ना सर, मान लो फुटबॉल प्रीमियर लीग है, इंडियन प्रीमियर लीग है, कुछ भी लीग है, अगर मेसी या रोनाल्डो भी खेलने आते हैं, आप समझो ये कितनी डेंजरस चीज है। अगर धोखे से भी मेसी पिछले 4 साल में इंडिया में 240 डेज नहीं, अगर 365 डेज रह गया तो हम उसे क्या बोल देंगे? रेसिडेंट। और अगर वो रेसिडेंट हो गया तो वो हमारा क्या कहलाएगा? घर जमाई। और अगर घर जमाई है तो उसके बाद मेसी अगर यूएस में जाके, दुबई में जाके, कहीं भी जाके अगर फुटबॉल खेलता है और उसको अगर इनकम हुई तो हम उससे टैक्स ले लेंगे। समझ आ रहा है? बहुत डेंजरस चीज है ये। तो जब भी आपके पास कोई पर्सन रिटर्न फाइल करने आए तो सबसे पहले चेक करना कि वो रेसिडेंट है कि नहीं। सीधा उसकी इनकम चेक नहीं करना, पहले उससे पूछना भैया बताओ पिछले साल कहाँ थे? वो बोलेगा यहीं रहता हूँ, इंडिया में ही तो रहता हूँ। बोले बाहर नहीं गए थे? बोला नहीं बाहर नहीं गए थे। बोला थैंक यू, आप रेसिडेंट हो, आओ बैठो। अब कोई ऐसा भी तो हो सकता है जो अपने बिजनेस पर्पज के लिए बार बार बाहर जाता हो, तो उससे पूछ लेना भैया कितना बाहर गए और कितना इंडिया में रहे, बताओ हमें, हमें जानना है। आ रही है बात समझ? हमें जानना है सर कि आप कितना बाहर गए और कितना इंडिया में रहे। वो आदमी बोला भैया मैं तो साल के आधे से ज्यादा बाहर रहता हूँ। तो बोला आधे से ज्यादा मत बोल, दिन बता कितना बाहर रहता है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर दिन कैसे पता करेंगे? पासपोर्ट। भाई पासपोर्ट में तो लिखा होगा ना जिस दिन इंडिया छोड़ के जा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है। और जब एंट्री करोगे इंडिया में तो पासपोर्ट में एंट्री तो होगी ना, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आप इंडिया से बाहर कितना रहे हो। समझ आई बात? तो सर क्या हम सीए लोगों को ये मेहनत करनी पड़ती है? यस करनी पड़ती है, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, आपको करना पड़ेगा। सर क्या डेली बेसिस में हम ये मेहनत करते हैं? नहीं सर, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इंडिया से बाहर इतना ज्यादा जाते हैं। इतना ज्यादा जाने वाले इंडिया से बाहर कम लोग हैं, कम है। अब अगर कोई बिजनेसमैन है जो रेगुलर जाता है, डॉक्टर्स लोग जाते हैं जनरली, तो आपको चेक करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ? उसके साथ साथ 365 डेज दोनों कंडीशन होना चाहिए। एंड है ना ये देखो, और ठीक है समझ आया? 60 डेज और मोर। तो एक स्टूडेंट बोला सर अगर 59 हुआ तो? नहीं नहीं, फिर आप नॉन रेसिडेंट हो। मैंने कब बोला टैक्स नहीं है? मैंने बोला नॉन रेसिडेंट हो। फिर चेक करना पड़ेगा आपकी कौन सी इनकम पे हम टैक्स लेंगे और कौन सी इनकम पे नहीं लेंगे। अब इनकम डिसाइड करेंगे सर, अभी इनकम की कहानी दूर है, अभी से क्यों लड़ रहे हो इनकम के लिए? बहुत दूर है दिल्ली, इनकम तो बहुत दूर की चीज है। अभी तो पहले डिसाइड कर ले ये आदमी घर का है कि बाहर का है। सर घर का रहेगा तो घर जमाई बनाएंगे, बैठाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, टैक्स भी लेंगे, मारेंगे भी। पर अगर बाहर का रहेगा तो आप उसको छू नहीं सकते ना, छेड़ नहीं सकते उसको। नहीं, आप दोनों में से कोई भी है, देखो और लिखा है, दोनों में से कोई भी चेक करो। मैं कब बोला? आप कोई भी चेक करो, आपको जो जमता है वो चेक करो। कोई कंपलसरी नहीं है कि पहला ही पॉइंट होना चाहिए। सेकंड चेक कर लो, फर्स्ट चेक कर लो। समझ आई बात? तो पहले इसको दिमाग में बैठाते। बेसिक कंडीशन 2 है सर। पहला क्या है? शॉर्ट में बोलोगे, आधा बोलोगे, आधा लिखोगे, वहां जाके और आधा कर दोगे, वो मार्क्स आधा कर देंगे। ठीक है? नहीं 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 नहीं, ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। नालायको सेंटेंस अभी बोलोगे ना तो वहां जाके 182 डेज याद रहेगा। ठीक है? यहां 182 बोलोगे ना तो वहां जाके 1 याद रहेगा, 82 याद नहीं आएगा। नालायको पूरा बोलना है। ठीक है? पहला कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन क्या है? ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड 60 डेज और मोर ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर
एंड 365 days or more during जब इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे ना तो ये आपको लिखना होगा कंडीशन। ये आपको टैक्स की सबसे बड़ी प्यारी खूबसूरत वाली बात क्या है पता है? दिस इज नॉट अकाउंट्स एंड दिस इज नॉट लॉ, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। अकाउंट्स में आप सीधा प्रैक्टिकल बनाते हो, लॉ में सीधा थ्योरी लिखते हो। टैक्स बोलता है अपन बाप है, अपन अकाउंट्स और लॉ दोनों को मिक्स करके चलते हैं। मैं बोला कैसे? बोले यहाँ प्रैक्टिकल भी बनाना है और यहाँ थ्योरी भी लिखना है, दोनों चीज करना है टैक्स। अरे बात समझ, इसीलिए लोगों की इससे फटती है, क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रैक्टिकल के प्रोस्पेक्ट में समझोगे तो फंस जाओगे, सिर्फ थ्योरी थ्योरी समझोगे तो भी फंस जाओगे, बनाओगे कैसे क्वेश्चन? तो आपको दोनों चीजें करनी पड़ती है टैक्स में। क्लियर हुआ ये सबको? ये दो कंडीशन समझ आई? अगर दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं किए तो नॉन रेसिडेंट। अब बोलो ना, मेरे को क्या देख रहे हो, मेरी शक्ल में कुछ नहीं है। सर अगर दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं किए तो नॉन रेसिडेंट, दोनों में से एक भी कर लिए तो रेसिडेंट। अच्छा दोनों कर लिए तो भी रेसिडेंट। आपको मैं बता रहा हूं, जब मैं पहली बार टेस्ट लूंगा ना आप लोग सदमे में आ जाओगे, सर ये तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया था, वहां तो और लिखा था। कई लोग उसके कारण नॉन रेसिडेंट कर देते हैं, सर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया, समझ ही नहीं आया। अरे भाई दोनों कर लिया तो ये तो अच्छा पक्का घर जमाई है, जाता ही नहीं इंडिया छोड़ के, अच्छा इंसान है, क्यों तुम लोग उसके पीछे पड़े हो? अरे बात समझ क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़ सकता हूं? यहां तक बैठा दिमाग में? आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुन, सरकार ने बोला सर ये जो आप बी वाला पॉइंट पढ़ते हो ना सर, ये बी वाला पॉइंट, इसके कुछ एक्सेप्शन है। मैं बोला एक्सेप्शन क्या होता है? सरकार बोली एक्सेप्शन वर्ड का मतलब होता है कोई चीज विपरीत, कुछ अगेंस्ट है, कुछ अलग है। मैं बोला बताओ क्या एक्सेप्शन है? सरकार बोली 3 ऐसे केसेस है जहां पर हम ये 60 डेज नहीं देखेंगे प्रीवियस ईयर में, 182 देखेंगे। मैं बोला नहीं समझ आया। सरकार बोली सुन, अभी तू क्या देख रहा था? सेकंड कंडीशन 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर, यही देख रहा था। अब कहानी बदल गई। कहानी ये बदली सर कि ये 3 एक्सेप्शन है, अभी एक्सेप्शन पढ़ाऊंगा और ये एक्सेप्शन से बवाल क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से नहीं सुने ना बैंड बज जाएगी सर, बहुत गजब क्वेश्चन आते हैं इससे। तो सर 3 एक्सेप्शन है, इन 3 एक्सेप्शन के केस में आप उसका प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर देखोगे प्लस 365 डेज और मोर देखोगे। एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आया, सर ये तीनों केसेस में वो पहली वाली कंडीशन नहीं चेक करते हैं? नो। अगर पहली वाली चेक कराना होता तो यहां क्यों लिखता? यहां क्यों लिखता? वो तो सीधा बोल देता पहली दूसरी में से कोई भी चेक कर लो ना। ये तीनों केसेस में सिर्फ और सिर्फ सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर जो पहली गलती स्टूडेंट एग्जाम में करते हैं। वो तीनों कंडीशन में क्या करते हैं? 183 डेज देता है स्टूडेंट, भग से क्या करता है 183 डेज देकर दाएं से रेसिडेंट लिख देता है। नहीं भैया, आपको पीछे के 4 साल का भी 365 देखना है। इसीलिए टैक्स में कभी हड़बड़ी नहीं करना, पेशेंस रखना। आप भागने की कोशिश करोगे तो बैंड बजा दोगे, बेसिक गलत हो जाएगा। तो समझो आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। सर 60 के बदले हमें कितना देखना है? 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर। ठीक, अब देखो क्या क्या केसेस दिए। पहला, बीइंग एन इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। सिंपल सी बात है, मान लो आप लोग सीए बन गए, आप लोग सब इंडियन सिटीजन हो। आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर क्यों? क्योंकि आप लोग बॉर्न एंड ब्रॉट अप इंडिया में हो। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इंडिया में हो, आपका आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट सब तो इंडिया का है सर, तो आप लोग सब इंडियन सिटीजन हो। आप लोग सब इंडियन सिटीजन हो। सर क्या हम फॉरेन सिटीजन भी बन सकते हैं? हाँ बनो ना, मैं कब मना किया। जाओ बाहर जाके सिटीजनशिप ले लो, लंदन में 19 लाख रुपए में मिलती है सिटीजनशिप, ले लो, मैं कब मना किया, जाओ ले लो। ठीक है, तो सर सिटीजनशिप पहले तो आपका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। दूसरा ध्यान दो, लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो कल के दिन मान लो आप लोग सीए बन गए, अब सीए बनने के बाद सर इंडियन सीए लोगों को बहुत अच्छी फैसिलिटीज है सर, दुबई, यूएस और ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, बहुत डिमांड है, हाई डिमांड है सर इंडियन सीए की। तो मान लो आपको कल के दिन लगा नहीं नहीं हम इंडिया में पैसा नहीं कमाना चाहते, इंडिया के बाहर जाके मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो अगर आपने इंडिया के बाहर जाके मेहनत करने की, पैसे कमाने की सोची, तो सरकार बोलती है अगर
संकल्प इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो सरकार बोलती है पहले ये चेक करो, जाने दो, कभी मत आने देना वापस दोबारा, हमें चाहिए भी नहीं। मैं बोला ऐसे मत बोलो, ही वॉज एन एसेट फॉर इंडिया। बोले नहीं नहीं नहीं, दूसरा देख लेंगे अपन, ऐसे संकल्प को भेजो यहां से बाहर। तो वो अगर संकल्प को भेजने को तैयार है तो संकल्प को जाते जाते बोले 2 मिनट रुक जा, बस पासपोर्ट निकाले और पासपोर्ट निकाल के चेक किए तो प्रीवियस ईयर में इंडिया में 182 डेज था कि नहीं था। ये बोला सर मैं तो पूरा पिछले साल इंडिया में ही था, कहीं गया ही नहीं, मैं तो इस साल के पहले दिन जा रहा हूं इंडिया से बाहर। सरकार बोली वेरी गुड, प्लस 365 डेज प्रीसीडिंग फॉर प्रीवियस ईयर में तू इंडिया में था कि नहीं। बोले सर जन्मों से बचपन से यही हूं, कहीं गया ही नहीं हूं आज तक, पहली बार तो बाहर जा रहा हूं। सरकार बोली वेरी गुड, तू रेसिडेंट है। संकल्प बोला तो मैं क्या करूं, नाचूं? बोले नहीं नाच वाच मत, हमें मुजरा नहीं देखना है, वो रील्स में दिखता है, हमें तेरे से टैक्स चाहिए, तू टैक्स दे दे उसके बाद जा और दोबारा आना भी मत, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस साल के लिए, इस प्रीवियस ईयर के लिए तो तू रेसिडेंट है, तू हमें टैक्स दे और उसके बाद तेरे को जहां जाना है जहां जाने जा। याद करो फर्स्ट चैप्टर में प्रीवियस ईयर का एक्सेप्शन पढ़ा रहा था, जिसमें एक पॉइंट पढ़े थे पर्सन लिविंग इंडिया। तो हम बोलते थे सर कोई आदमी अगर इंडिया छोड़ के जा रहा है तो सरकार उसके बोलती है हम तेरे से असेसमेंट ईयर तक वेट नहीं करेंगे, तू अगले साल टैक्स देने इंडिया आएगा ही नहीं, तू साले अभी दे और निकल, तू अभी दे, तू अगले साल आएगा ही नहीं टैक्स देने। समझ आया पहला पॉइंट? अरे समझ आया पहला पॉइंट? दूसरा, बीइंग एन इंडियन सिटीजन leaves India during the previous year as a member of the crew of the Indian ship। अब ये क्या होता है सर? एक बात बताओ, इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है कि नहीं? आधे लोग सोच रहे हो करता है कि नहीं बे? करता है ना। तो सर शिप जो इंडिया से बाहर जा रही है, क्या उसमें जो क्रू मेंबर है क्या वो लोग भी जाते हैं शिप के साथ? यस। तो सर कोई गारंटी थोड़ी कि शिप कब आएगी वापस। अब बात ये है सर, शिप हो सकता है यहां से यूएस जाए, यूएस से चाइना जाए, चाइना से सर श्रीलंका जाए, मेरे को क्या पता है शिप कहां कहां घूमेगी सर। अब एक शिप जो बाहर ही घूम रही है, इंडिया की शिप है बट बाहर ही घूम रही है और उसमें क्रू मेंबर इंडिया के बैठे हुए हैं, अब इनका भी तो रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट बोला वाह सर क्रू मेंबर की काय की कमाई, पागल हो गए हो क्या? क्रू मेंबर लोगों को भी तो सैलरी मिलती है ना सर, और अगर सैलरी मिल रही है तो उनकी भी तो टैक्स की बात आएगी। तो सरकार बोलती है पहले ये डिसाइड करो ये क्रू मेंबर रहा कहां। मैं बोला ये तो शिप में घूम रहा है। सरकार बोली हमें भी पता है शिप में घूम रहा है, कहां है ये आदमी? मैं बोला इंडिया की टेरिटरी से बाहर निकल गया ये। सरकार बोली इंडिया की टेरिटरी कितनी होती है? मैं बोला समुद्र में 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया होता है, उसके बाहर इंडिया नहीं है। सरकार बोली वेरी गुड, क्या ये बाहर है 12 नॉटिकल माइल्स के? मैं बोला हाँ ये तो बाहर ही घूम रहा है। सरकार बोली चेक करो प्रीवियस ईयर में 182 डेज है कि नहीं इंडिया में? मैं बोला नहीं है, ये तो शिप से बाहर ही बाहर घूम रहा है। सरकार बोली वेरी गुड, अगर प्रीवियस ईयर में ये 182 नहीं है तो आगे 365 चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। अब एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आया सर क्रू मेंबर लोगों को यहाँ क्यों डाले? सर क्योंकि आप एक जेन्युइन सोचो, कोई आदमी जो शिप वाला है, आपको नहीं लगता उसका ज्यादा टाइम बाहर घूमने में निकलता है? तो निकलता है। तो सरकार ने क्या किया, ये आदमी जब ज्यादा टाइम बाहर रहता है, ज्यादा टाइम शिप में निकालता है, तो इस आदमी की इनकम को इंडिया में टैक्स करना इज नॉट गुड। तो सरकार ने बोला हम तेरे लिए 182 डेज कर देते। तो मान लो अगर कोई शिप वाला आदमी है जो इंडिया में, एयरलिफ्ट मूवी देखियो, एयरलिफ्ट ही तो है ना? नहीं एयरलिफ्ट नहीं है, कौन सी मूवी है जिसमें अक्षय कुमार भी तो वो शिप रुस्तम, सर वो भी तो गेस्ट अपीयरेंस जैसे ही आया था सर, आया 1-1.5 महीने की छुट्टी थी फिर चले गया सर, गेस्ट अपीयरेंस वाली बात है इन लोगों की। तो सरकार ने बोला अगर हम इनके लिए 60 डेज वाली कंडीशन देखेंगे तो बेचारे जिंदगी भर फंस जाएंगे रेसिडेंट की कैटेगरी में, हम इनके लिए ज्यादा दिन का कैटेगरी रखते हैं ताकि ये लोग अगर नॉन रेसिडेंट हुए तो ये शिप वाले लोगों की इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये वैसे ही मौत के मुंह पे खेल रहे सर। आपको ही पता है सर, शिप बीच में टाइटैनिक हो गई तो कोई गारंटी थोड़ी के सर। आ रही बात समझ? क्लियर हुआ सेकंड पॉइंट? तीसरा तो मजेदार है सर, यही तो बवाल है। अब ध्यान देना ये क्या है, बीइंग एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सर ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है? ना 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 ना, जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए थे अनडिवाइडेड इंडिया में। अनडिवाइडेड इसलिए बोलने की जरूरत है सर क्योंकि पहले पाकिस्तान था ही नहीं। अरे पाकिस्तान तो था ही नहीं,
पाकिस्तान का तो बर्थ हुआ है ना 14 अगस्त को पाकिस्तान का तो बर्थ हुआ है। एक स्टैंड अप कॉमेडियन का सुने थे कि नहीं सर? बहुत अच्छा बोला था। हमारे विधि के मतलब उसने क्या हुआ था, बहुत अच्छा बताया था कि वो रील मिलेगी तो मैं शेयर करूंगा। एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने ना पाकिस्तान को गाली दे दी थी। तो हुआ ये था, पाकिस्तान को उसने गाली दिया तो उसको एक पाकिस्तान लड़की ने क्या बोलते हैं डीएम किया था कि आप अगर पाकिस्तान को कुछ बोलोगे तो हम आपके हिंदुस्तान को खत्म कर देंगे। तो उसने बहुत अच्छा रिप्लाई किया था, बोले हमारे विधि के विधान में लिखा हुआ है जो चीज बनी है वो एक ना एक दिन खत्म होगी। तो पाकिस्तान तो बना है 14 अगस्त को। बाकी आप समझदार हैं, उसका खत्म होना तय है। हिंदुस्तान कभी बना नहीं है सर, हिंदुस्तान शुरू से था, कभी बनाया नहीं गया, हिंदुस्तान शुरू से था। तो हमारी तो बर्थ डेट ही नहीं है, जो पैदा हुआ है उसे मरना पड़ेगा। ठीक है, बड़ी जबरदस्त थी वो रील, मैं आपको शेयर करूंगा, बहुत अच्छे तरीके से उसने बोला था। ठीक है, तो सर वॉज बॉर्न इन एन अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड मतलब सर 1947 के पहले का इंडिया। ठीक है, जब पाकिस्तान था ही नहीं, पूरा इंडिया ही था सर। ठीक, आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, ये इसलिए बोलने की जरूरत है, अगर आप लोग थोड़े से स्मार्ट हो और थोड़े सा चीजें पता है तो आपको ये पता होगा पंजाब का बहुत सारा एरिया पाकिस्तान में गया हुआ है। डिवीजन के बाद पाकिस्तान में बहुत सारा एरिया पंजाब का गया हुआ है, इसीलिए ये बोलने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज थी जो इधर उधर हो गई थी बंटवारे के बाद। आप लोग कभी हिस्ट्री पढ़ना या सुनना किसी से तो आपको ये चीज पता चलेगी सर। आ रही बात समझ? क्लियर हुआ? तो इंडियन ओरिजिन का कभी भी कोई पर्सन कब कहलाएगा, जब या तो वो क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन हो जाए, या तो फिर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, याद रखना पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में थे सर, तब वो पर्सन कहां पर आ जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की कैटेगरी में। आई बात समझ? क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। बीइंग एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया, पहले ही इंडिया के बाहर रहता है, कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, ये इंडिया घूमने आता है और मोदी जी तो बोलते हैं मोस्ट वेलकम, आ जाओ। मोदी जी बाहर जा जाके क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। जो लोग इंडियन सिटीजन थे, अच्छी अच्छी डिग्री और क्वालिफिकेशन लेके बाहर बस गए, मोदी जी बोलते हैं आप इंडियन सिटीजन हो, आओ तो सही इंडिया में, या तो आपके पेरेंट्स इंडियन ओरिजिन वाले हैं, आप आ जाओ इंडिया में। अगर आप इंडिया में आओगे तो हम आपके लिए 60 डेज की कंडीशन नहीं देखेंगे, हम आपके लिए रेसिडेंट के लिए 182 डेज देखेंगे प्लस 365 देखेंगे। हम आपको इतनी जल्दी रेसिडेंट नहीं बनाएंगे, आप चिंता ना करो। 60 होता तो जल्दी रेसिडेंट बन जाता ना, 182 है तो थोड़ा टाइम बनने लगेगा रेसिडेंट बनने में। समझ आई बात? समझ आई बात? चलो, 60 डेज के 3 एक्सेप्शन है सर। 60 के बदले कितना देखेंगे, 182। 3 कंडीशन, पहला बोलना है नालायकों, इंडियन सिटीजन है, इंडिया से बाहर जॉब के लिए जा रहा है। इंडियन सिटीजन वर्ड खा गए ना एग्जाम में 0, क्योंकि मैं आपको दिखा सकता हूं आरटीपी एमटीपी जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, इंस्टीट्यूट ने बवाल कर दिया था। यहां लिखा था फॉरेन सिटीजन इंडिया के बाहर जॉब के लिए जा रहा है। अबे अगर फॉरेन सिटीजन है तो ये एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होता। मेरा क्वेश्चन अगर ये एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होता तो क्या चेक करूं? सर नहीं है, मैं तो बता रहा हूं फॉरेन सिटीजन है तो ये एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगा। तो मेरे को ये बताओ फिर मैं क्या चेक करूं? वाह, तो इंडिया में रहे चेक ना करूं? क्यों भाई, फॉरेन सिटीजन इंडिया में नहीं घूम सकता? क्या करे चेक? सर अगर कोई फॉरेन सिटीजन है ना और वो इंडिया से बाहर जॉब के लिए जा रहा है तो सरकार बोलती है भैया उसके लिए बेसिक कंडीशन चेक करना। एक्सेप्शन नहीं है तो क्या हुआ, बेसिक तो अभी भी जिंदा है, बेसिक दोनों चेक करना। आ रही है बात समझ? क्लियर हुआ? सर टैक्स है, जो लिखा है वो तो समझना ही होता है और जो नहीं लिखा है वो डेफिनेटली समझना होता है। समझ आ रहा है? जो लिखा है वो तो पढ़ेंगे ही, जो नहीं लिखा है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जो नहीं लिखा है उससे क्वेश्चन आता है, जो लिखा है उसे भी पता है बच्चे रट के आए, उसे भी पता है बच्चे सब रट के आए, फिर उससे क्या पूछेगा वो? तो 3 एक्सेप्शन है। पहला क्या है, इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर जॉब के लिए जा रहा है,
दूसरा इंडियन सिटीजन, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है जो बाहर जा रही है सर। तीसरा इंडियन सिटीजन होगा या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होगा, बाहर से इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है। समझ आई बात? समझो, पहला एक्सेप्शन क्या है? इंडियन सिटीजन इंडिया से बाहर जॉब के लिए जा रहा है। दूसरा फॉरेन शिप, सॉरी इंडियन शिप जो फॉरेन जा रही थी। तीसरा इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहाँ आ रहा है? इंडिया में, आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आ रहा है सर, विजिट कर रहा है इंडिया में। ठीक है, ये समझ आया? बैठा है दिमाग में? क्लियर हुई बात? क्रिस्टल क्लियर हुई बात? आगे बढ़ते हैं। अगला इन्होंने बोला सर 60 डेज का और एक एक्सेप्शन है। मैं बोला बताओ। मस्त वाली बात बताता हूं, अगर आप समझोगे मैं इसका चार्ट बनवा दूंगा, एक अच्छा चार्ट बनवा दूंगा, बट अभी मस्त ध्यान दो। मान लो वर्धमान सर इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मैं इंडिया के बाहर रहता था, इंडिया में सिर्फ 130 डेज के लिए आया, तो मेरा क्वेश्चन है क्या मैं एक्सेप्शन में फॉल हुआ? क्या मैं अभी तक एक्सेप्शन में फॉल हुआ? नहीं हुआ। तो मेरी तो ऐश है ना, मैं इंडिया में 130 डेज आया, आप घंटा मेरा कुछ उखाड़ पाओगे? क्योंकि आपने कितना बोला 182, मैं तो 130 हूं, क्या कर लोगे मेरा? कुछ नहीं कर पाओगे। सरकार बोली ये तो बवाल है। अब सरकार मेरे से पूछी अच्छा चल ठीक है 130 डेज इंडिया में आया, इंडिया से कितना कमाया? मैं बोला 1 करोड़। सरकार बोली अबे ओ आदमी, 1 करोड़ में इंडियन गवर्नमेंट 30,93,750 का टैक्स लेती है। कोई बात नहीं, मेरे को अमाउंट याद है, विश्वास करो। ठीक है, 30 लाख का टैक्स लेती है। सरकार बोली साले हमारा 30 लाख का टैक्स का क्या हुआ? बोले काहे का टैक्स, आप ही ने तो मेरे को नॉन रेजिडेंट डिक्लेयर किया। सरकार बोली वी आर सॉरी, हम नया एक्सेप्शन लेके आते हैं। और सरकार बोली सुनो भैया, अगर आप 60 के बदले, 60 का एक्सेप्शन, 60 के बदले 120 डेज अगर आप इंडिया में रहे, प्लस 365 अभी भी है ना, प्लस 365 डेज प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर, प्लस अगर आपकी इनकम इंडिया से 15 लाख से ज्यादा है, तो आप बैठो, आप रेसिडेंट हो। समझ आई बात? तो अब एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आया सर 100 दिन आए तो ठीक है, क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है ना सर 100 दिन आए तो? सरकार बोली हमें पता था तू इस टाइप की बातें करेगा, चिंता क्यों करता है, जहां तेरी सोच वहीं इनकम टैक्स का प्रोविजन। विश्वास करो आगे एक और प्रोविजन पढ़ेंगे, जहां 100 से कम दिन भी आप इंडिया में आए तो नहीं छोड़ेंगे, पढ़ेंगे, पर पहले ये 120 डेज वाला समझो। तो 120 डेज की कहानी है। हाँ जी सर, 120 डेज प्लस 365 डेज प्लस कितनी इनकम होना चाहिए सर? 15 लाख। 15 लाख से ज्यादा एक्सीडिंग 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सर 15 भी होगी तो बच जाओगे, 15 भी होगी तो बच जाओगे, 15 से ज्यादा कमाए ना तो फंस जाओगे। अब एक आदमी बोला आप बोल रहे हो 15 लाख रुपए इनकम आपकी इंडिया से होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। मैं सरकार को बोला भैया सुनो, मेरे को नहीं पता, मेरी इनकम इंडिया से भी होती है फॉरेन से भी होती है। सरकार बोली सुन, फॉरेन इनकम क्या होती है हम बताते हैं, देखो इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज मींस विच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। ऐसी कोई इनकम जो इंडिया के बाहर एक्रू और अराइज हो रही है, वो फॉरेन इनकम है। मैं बोला नहीं समझा। सरकार बोली वर्धमान सर दुबई में किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, दुबई में बैठ के। तो सरकार बोली वर्धमान सर दुबई में पढ़ा स्टूडेंट को रहे दुबई में, तो इनकम एक्रू कहां हुई? आउटसाइड इंडिया। और रिसीव कहां होगी? आउटसाइड इंडिया। ऑब्वियसली बात है, दुबई वाला स्टूडेंट रायपुर में आके तो पैसा नहीं देगा सर। ठीक, एंड विच इज नॉट डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया। ये इनकम इंडिया में एक्रू और राइज हुई नहीं है। समझ आ रहा है? पर इसमें एक खास बात लिखी हुई एक्सेप्ट। एक्सेप्ट वर्ड का मतलब ये इनकम क्या मानी जाएगी? इंडिया की इनकम मानी जाएगी।
ये एक्सेप्ट वर्ड का मतलब है ये इंडिया की इनकम मानी जाएगी। एक्सेप्ट इनकम डिराइव फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। तो दुबई जाके आप बिजनेस करो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपने इंडिया में अपना ऑफिस खोला या इंडिया में धंधा किया तो सरकार बोलती है आओ बैठो सर, फिर वो आपकी इनकम इंडियन इनकम है। मैं बोला एक आध एग्जाम्पल दे दो, सरकार बोली डोमिनोज ले ले। डोमिनोज भी तो अपना स्टोर यहां खोल के रखा है, जबकि डोमिनोज बाहर का है। डोमिनोज कब से इंडिया का हुआ सर? डोमिनोज तो कभी इंडिया का है ही नहीं, डोमिनोज तो बाहर का है, बट यहां अपना स्टोर खोल के रखा है। सरकार बोली धंधा कर रहे हैं आप, और अगर तू यहां धंधा करेगा तो तेरी जो इनकम है वो इंडियन इनकम है, फिर वो फॉरेन नहीं है। मैं बोला ये लड़ क्यों रहे हो इंडियन और फॉरेन? सरकार बोली 15 लाख चेक कर रहा है ना, इंडिया की इनकम 15 लाख से ऊपर जानी चाहिए ना, तब तक तेरे को ये 120 डेज वाली कंडीशन में फंसाएंगे। तो एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आया, सर मान लो मैं इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मैं रहा भी 130 डेज, पर मेरी इनकम 10 लाख है, क्या मैं इस एक्सेप्शन में कवर होऊंगा? नहीं। तो एक स्टूडेंट बोला अगर एक्सेप्शन में कवर नहीं हुआ तो नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट सर ये हम किसके लिए चेक कर रहे हैं? सर जो पर्सन इंडिया में विजिट के लिए आता है। आई बात समझ? क्लियर हुआ? तो देखो इसको हम कैसे लिखते हैं। सर जब हम रेसिडेंट के केस में पहला तो 182 डेज देखते हैं और मोर देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो है सर 60 डेज और मोर प्लस ये देखते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। इसके 3 एक्सेप्शन देखते हैं, पहले से हमें कोई दिक्कत नहीं, दूसरे से हमें कोई दिक्कत नहीं, और तीसरे में बहुत लड़ाई है सर। पहला तो इंडियन सिटीजन या फिर इंडियन ओरिजिन का पर्सन हो सर, वो इंडिया में विजिट के लिए आया हो। तो सर अगर वो विजिट के लिए आ रहा है तो हम सबसे पहले इसको कैटेगरी में बांट देते हैं। अभी मैं आपको 2 ही पढ़ाया हूं। पहला कैटेगरी था सर जहां पर आप 182 डेज से रिप्लेस करते हो, किसको? ये 60 डेज को रिप्लेस कर देते हो किससे? 182 डेज से। दूसरा केस है सर जहां पर आप 120 डेज से रिप्लेस करते हो। पर सर जब आप 120 डेज से रिप्लेस करते हो तो आपको इनकम भी चेक करनी पड़ती है कि 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए। समझ आई बात? ये सबको समझ आया? क्लियर हुआ? पक्का बैठा दिमाग में? तीसरा वाला बच्चा है, मजा आएगा, तीसरे वाले में ही तो मजा आएगा। अब तीसरा वाला पढ़ाने से पहले एक स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन आया, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन था। सर मान लो वर्धमान सर दुबई आज निकले, ठीक है, और वर्धमान सर दुबई से 4 दिन बाद आ रहे हैं। तो क्वेश्चन ये था जिस दिन वर्धमान सर दुबई जा रहे हैं और जिस दिन वर्धमान सर दुबई से आ रहे हैं, ये दोनों दिन, जाने वाला दिन आने वाला दिन, ये दोनों दिन इंडिया में काउंट होगा? इंडिया में काउंट नहीं होगा। क्या बोला? समझ आया? समझ आया मैं क्या बोला? सर आज मैं दुबई गया, तो मेरा क्वेश्चन है आज जब मैं दुबई गया तो जब मेरे लिए वर्धमान सर के लिए, एक बार मान लो कोई इधर उधर कचर कचर नहीं करते, अपन बेसिक कंडीशन चेक कर रहे हो आप मेरे लिए, 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर प्लस 365 या फिर और 365 60 डेज और 365 डेज प्रीसीडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, ये चेक कर रहे हो आप, दोनों बेसिक कंडीशन चेक कर रहे हो। तो आप जब मेरे लिए 182 डेज कंडीशन चेक करने गए तो आपने पूछा वर्धमान सर आप बाहर गए थे? मैं बोला हाँ साल में बाहर गया था मैं। आपने पूछा सर कब गए? मैं बोला आज ही गया था यार बाहर। ठीक, 10 दिन बाद आने वाला हूं। तो मेरा क्वेश्चन है जिस दिन मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूं वो दिन इंडिया में काउंट होगा कि दुबई में काउंट होगा? सोचो। ज्यादा टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लगता है? सरकार की नजर से सोचो, सरकार सबको घसीटेगी टैक्स में। जिस दिन आएंगे उस दिन दुबई में, ठीक है। और कुछ? सरकार की नजर से सोचो, सरकार आपसे टैक्स लेना चाहती है, सरकार टैक्स लेना चाहती तो क्या बोलेगी? दोनों दिन इंडिया में। तो आज के बाद सीख लो, जाने वाला दिन आने वाला दिन, ये दोनों दिन कहां काउंट होगा?
इंडिया में। लिख के रख लो नालायको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनाओगे तो सबसे ज्यादा काम आएगा। जिस दिन इंडिया से जा रहे हो और जिस दिन इंडिया में आ रहे हो, ये दोनों दिन कहां काउंट होगा? इंडिया में। समझ आई बात? ये दोनों दिन कहां काउंट होगा? इंडिया में। ठीक है, जिस दिन इंडिया से जा रहे हो जिस दिन इंडिया में आ रहे हो, ये दोनों दिन कहां काउंट होगा? इंडिया में। अब दूसरा, ये पॉइंट समझ आ गया सबको? अब एक दूसरा पॉइंट ये है सर कि मान लो अगर शिप से वर्धमान सर बाहर जा रहे हैं, तो शिप के केस में क्या जो जाने वाला दिन है और आने वाला दिन दोनों इंडिया में काउंट होता है? नो, शिप इज एन एक्सेप्शन सर। शिप के केस में जाने वाला दिन और आने वाला दिन दोनों दिन इंडिया में काउंट नहीं होगा। लिख लो इसको, नहीं तो आपसे क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। आप गलत, एक दिन में भी दुनिया पलट जाती है सर, याद रखना। एक दिन में आप रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट हो जाते हो, बहुत बड़ी चीज है ये। तो शिप से जिस दिन जा रहे हो, शिप से जिस दिन आ रहे हो, वो दोनों दिन इंडिया में काउंट नहीं होगा। शिप के अलावा बाकी कोई भी केस हो, जिस दिन आप इंडिया से जा रहे हो और जिस दिन इंडिया में आ रहे हो, दोनों दिन इंडिया में काउंट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला, समझ आया? ये बात समझ आई सबको? बैठा दिमाग में? ठीक, अब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, आप आराम से इसका आंसर करेंगे। ठीक है, मान लो वर्धमान सर शिप में चढ़े मुंबई से, और शिप जाने वाली थी मुंबई से विशाखापट्टनम से यूएस। तो एक स्टूडेंट बोला विशाखापट्टनम क्यों जा रही है? सर इतना लॉन्ग रूट है तो बीच में हॉल्ट करना पड़ता है। जैसे आपकी गाड़ी के लिए पेट्रोल डीजल, उस पे भी सर जनरल मेंटेनेंस और चेकअप होते हैं सर, इतने लंबे रूट में जाने से पहले। तो पहले मुंबई से विशाखापट्टनम से यूएस से वापस विशाखापट्टनम से वापस मुंबई। क्या बोला, समझ आया? मुंबई से चले विशाखापट्टनम से यूएस, फिर यूएस से विशाखापट्टनम से मुंबई। मेरा क्वेश्चन है, वर्धमान सर शिप में जा रहे हैं, वर्धमान सर के लिए जब आप सर 182 डेज प्लस 365 डेज वाली कंडीशन चेक करोगे, तो जिस दिन मैं जा रहा हूं और जिस दिन मैं आ रहा हूं, ये दोनों दिन इंडिया में काउंट नहीं करोगे। तो मेरा क्वेश्चन है, जब मुंबई से शिप विशाखापट्टनम गई, तो इस टाइम पीरियड को इंडिया में काउंट करोगे कि नहीं करोगे? है उसी में हम करेंगे ना सर, मुंबई से विशाखापट्टनम और विशाखापट्टनम से मुंबई वाली डेज को भी आप काउंट करो, जब विशाखापट्टनम से निकलोगे तब काउंट नहीं करो। सरकार बोली ना, ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बताया, दिस इज टैक्स, इसीलिए ये टैक्स। लॉ में आप अगला प्रोविजन सोच के ये एक्सपेक्ट करके आंसर दे लेते हो। अकाउंट्स में यू कैन प्रिडिक्ट कि क्या हो सकता है, ये टैक्स है, जहां आप प्रिडिक्ट करोगे उससे अगेंस्ट ही होता है। ठीक है, सरकार ने बोला भैया ये शिप कहां जाने वाली थी, मैं बोला यूएस। तो सरकार बोली विशाखापट्टनम क्यों रुकी? मैं बोला पागल टाइप की बकवास मत क्या करो, पहले विशाखापट्टनम में उसका जनरल मेंटेनेंस वापस चेक होगा, उसका सर क्या बोलते हैं ऑयलिंग वगैरह सब चीजें चेक की रहेगी, उसके बाद ही वो यूएस जा पाएगी। इतने लॉन्ग रूट जाने के लिए कोई भी वेसल एक बार में डायरेक्ट नहीं जाती, कोई वेसल नहीं जाती है। सरकार बोली वही तो तेरे को समझा रहे, ये वेसल निकली कहां के लिए थी? मैं बोला यूएस के लिए। बोले विशाखापट्टनम सिर्फ मेंटेनेंस पर्पस के लिए रुकी है, काम नहीं है उसका विशाखापट्टनम में, उसको जाना कहां है? यूएस। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्चार्ज, लगातार शिप जाना। वो विशाखापट्टनम में रुक के कोई गुड्स नहीं डलवा रही है, गुड्स तो डल गए मुंबई में, वो तो विशाखापट्टनम में मेंटेनेंस पर्पस के लिए रुकी है, क्लियरेंस पर्पस के लिए रुकी है कि ये फाइनल है, इसके बाद अब डायरेक्ट यूएस जाएगी। तो सरकार बोली सर जो मुंबई से वाइजैक और वाइजैक से यूएस, ये दोनों पीरियड इंडिया में काउंट नहीं होंगे, और यूएस से वाइजैक ये भी काउंट नहीं होगा, और वाइजैक से मुंबई ये भी काउंट नहीं होगा। क्या बोला, समझ आया?
समझ आया क्या बोला मैं? आसान भाषा में ये पूरा पीरियड इंडिया में काउंट ही नहीं होगा, मुंबई टू मुंबई इंडिया में काउंट ही नहीं होगा, मुंबई टू मुंबई इंडिया में काउंट ही नहीं होगा। आई बात समझ? ये शिप का केस है सर, शिप का केस इसीलिए समझना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, शिप कहां से चल रही है, क्या करने वाली है शिप, चेक करना पड़ता है सर। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, लगातार चलेगी शिप, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है यही मैंने आपको इजी लैंग्वेज में समझाया। इंडिया का मतलब मैंने आपको बताया 12 नॉटिकल माइल्स तक भी इंडिया होता है। अब ये वाला पॉइंट देखो, द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया इज नॉट कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू बी एक्टिव और कंटिन्यूअस। अच्छा, ये ऐसा हो सकता है कि वर्धमान सर पहले 4 महीना इंडिया में रहे, फिर 2 महीना इंडिया में नहीं रहे, फिर 4 महीना इंडिया में रहे, फिर 2 महीना इंडिया में नहीं रहे, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, सरकार बोली अरे कॉमन है, इसमें गलत क्या है भाई, आदमी अपना धंधा और अपनी चीजों के हिसाब से रहता है इंडिया में। सरकार बोली हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो जब जब इंडिया में रहा तब तब हम पीरियड काउंट करेंगे, डेज काउंट करेंगे, जब तो इंडिया से बाहर चले गए तो हम नहीं काउंट करेंगे, नहीं देखेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे। कंटिन्यूअस रहना जरूरी नहीं है, ब्रेक ब्रेक करके रहोगे तो भी होगा, चलेगा। अगला देखो सर, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल टू स्टे एट हिज यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस। एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि वर्धमान सर की नौकरी लगी दिल्ली में और वर्धमान सर रहते रायपुर में? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, सरकार बोली अबे ये नॉर्मल है, इसमें नया क्या है, इसमें नया क्या है? लोगों के साथ तो ये बहुत होता है कि लोगों की नौकरी कहीं और लगती है, लोग रहते कहीं और है, ये बहुत कॉमन है। सरकार बोली उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये मैंने आपको बताया सर, जिस दिन हम इंडिया छोड़ के जाते हैं और जिस दिन इंडिया में आते हैं, क्या वो दोनों दिन इंडिया में काउंट होते हैं? यस, यस। When an individual is in India for part of the day, then the total number of hours for which he stayed in India will be calculated and the total number of 24 hours will be considered equivalent to 1 day. ये क्यों बोला पता है? ये क्यों बोलने की जरूरत हुई पता है? आप समझो, रात के 12 बजे के बाद दिन चेंज होता है, समझ रहे मेरी बात? सर मान लो मेरी सवेरे 6 बजे की फ्लाइट है दुबई की, तो मैं 6 घंटा कहाँ रह गया? इंडिया में। अरे आधे लोग सोच रहे हो मेरी फ्लाइट 6 बजे है ना दुबई की, तो मैं 6 बजे तक कहाँ रह गया? इंडिया में। सरकार बोली अच्छा सुनो ना, वो किस दिन आए थे? मैं बोला वो 10 दिन बाद आया, और जब 10 दिन बाद आया तो सवेरे 6 बजे आ गया था। सरकार बोली अगर तू एक बात नोटिस कर, तो जिस दिन आया उस दिन 18 घंटे तू इंडिया में रहा, और जिस दिन गया उस दिन भी तू 6 घंटे इंडिया में था। 18 + 6 24, और जैसे ही 24 होगा हम उसको एक दिन काउंट कर लेंगे। एक स्टूडेंट बोला घंटा आपको पता चलेगा मैं कितने बजे आया? सरकार बोली बकवास मत किया कर, फ्लाइट नहीं दिखेगा बेवकूफ, पासपोर्ट में नहीं दिखेगा फ्लाइट कितने बजे आ रही है, कितने बजे आ रही है? ये कैसे बकवास बातें कर रहा है? आप छुपा नहीं सकते हो सर। तो पिछली बार एक स्टूडेंट बोलता है सर मैं तो गोवा गया पता ही नहीं चला। मैं बोला भाई महंगे लोग, सर इंडिया के अंदर कैसे कैसे चेक करोगे? इंडिया के अंदर मेरे को ये बताओ, क्या बकवास कर रहे हो? इंडिया के अंदर कहीं भी घूमो, सरकार को दिक्कत थोड़ी के, दिक्कत तो तब है जब आप बाहर जाते हो। इंडिया के अंदर से क्या दिक्कत होगी सर? जाओ ना इंडिया के अंदर, जहां जाना है जाओ। सारी बात समझ। अब अचानक से नाचने मत चल जाना सर हम तो मनाली घूमने गए थे, वाह नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर कर दो, पागल हो के भाई? फ्लाइट से बाहर जाने वाले में चेक किया जाता है, इंडिया में क्या दिक्कत है? इंडिया में घूमो। इंडिया में घूमने के लिए कौन सा पासपोर्ट की जरूरत है सर? आप ये तो पता है ना। आधे लोग मेरे को ऐसे देख रहे हो, इंडिया में घूमने के लिए पासपोर्ट नहीं नहीं लगता है। हे भगवान 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 भगवान। देखो, द रेसिडेंस हैज नो रिलेशन विथ सिटीजनशिप। हो सकता है आप इंडिया के बाहर के सिटीजन हो, तो भी सरकार आपको रेसिडेंट बोल के टैक्स ले सकती है। एक आदमी बोला अच्छा दे दो एक आध एग्जाम्पल। सरकार बोली एक बात बता, कोई आईपीएल में प्लेयर खेलने आए यहाँ पर, उसको इंडिया इतना पसंद है, कोई भी प्लेयर, एक आध प्लेयर का नाम बताओ तो, कोई भी एक आध। हाँ चलो मिचेल मार्श मान लो, या मेसी मान लो, रोनाल्डो मान लो, कोई भी मान लो। सर मान लो इन लोग इंडिया में फुटबॉल खेलने आए, फुटबॉल प्रीमियर लीग खेलने आए, 2 महीना खेले सर, 60 दिन खेल दिए, पर इससे पहले वो 365 डेज इंडिया में नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे।
अब ये इंडियन सिटीजन भी नहीं है, इंडियन सिटीजन भी नहीं है ना, विजिट का केस भी नहीं चेक कर पाओगे। पर सर मान लो रोनाल्डो ऐसा हुआ कि सर इंडिया में पूरा साल भर रह गया, बोला पूरा इंडिया ही एक्सप्लोर करके जाऊंगा साले को, सरकार बोली वेरी गुड। सरकार बोली आप टैक्स दीजिए सर, आप रेसिडेंट है। वो बोला बकवास मत करो, मैं फॉरेन सिटीजन हूं, मेरे पास वहां का बर्थ सर्टिफिकेट है, सिटीजनशिप है। सरकार बोली वो अपने घर में रखो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम टैक्स पर्पस के लिए रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंट देखते हैं, हमें सिटीजनशिप से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी सिटीजनशिप कहीं की भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार आप रेसिडेंट डिक्लेयर हो गए, आप कहीं के भी सिटीजन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे विजय माल्या ने लंदन की सिटीजनशिप खरीद ली, 19 लाख रुपए में मिलती है, खरीद ली, अब वो वहां का सिटीजन है सर। अच्छा विजय माल्या इंडिया का सिटीजन था कि नहीं था? था। अभी भी है कि नहीं है? देखो अगर आप उसको नहीं बोलोगे तो वो फॉरेन सिटीजन है, वो तो इंडिया ही नहीं रहे। फिर जिस दिन इंडिया घूमने भी आए एक दिन, तो आप उसको पकड़ के झापड़ मार के टैक्स नहीं लोगे। और अगर आप बोल दिए नहीं नहीं अभी भी इंडियन सिटीजन है, आओ फिर मैदान में, क्या लगता है? सरकार बोली सर आप एक से ज्यादा कंट्री की सिटीजनशिप होल्ड कर सकते हो। वो इंडिया का भी सिटीजन है और लंदन का भी सिटीजन है। जिस दिन इंडिया आया ना, छोड़ेंगे नहीं उसको, धर दबोचेंगे सर। और वो इंडिया आएगा नहीं, उसे भी पता है सर आया तो मरेगा। समझ आया? अब जब वो इंडिया में एक दिन घूमने आ रहा था, ताजमहल देखने आ रहा था, तो सरकार बोली टैक्स। बोला कौन से सेक्शन में कवर कर रहे हो मेरे को बताओ, क्योंकि हम जो पढ़ रहे, इधर ध्यान देना सर, हम जो पढ़ रहे वो सेक्शन 6(1) है, और सेक्शन 6(1) रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करता है। आप कोई भी कंडीशन में उसको कवर नहीं कर पाओगे, ना वो 60 डेज रहा, ना वो 365 डेज रहा, ना वो 182 रहा, ना वो कोई पर्पस के लिए इंडिया में आया जिसमें आप 182 चेक कर पाओगे। वो बोला कोई भी केस में आप मेरे को पकड़ के बताओ। सरकार बोली ओ माई गॉड, ये तो हो गया बवाल, साले से टैक्स कैसे ले। सरकार बोली ये हमसे गलती थी, अब तू देख। सरकार बोली नया सेक्शन 6(1)(a) डीम्ड रेसिडेंट। डीम्ड वर्ड का मतलब होता है मान के चलना। तेरे को क्या लगता है घंटा फर्क पड़ता है हमें, हम तेरे को रेसिडेंट मान के चलते हैं, मतलब मान के चलते हैं, और अगर हम मान के चलते तो हम तेरे से टैक्स लेंगे, तेरे को क्या लगता है वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया मालिया बोला बताओ फिर क्या कहानी है। बोले सबसे पहला क्या तू इंडियन सिटीजन है? वो बोला हाँ मेरे पास आज भी इंडिया की सिटीजनशिप है। सरकार बोली क्या तेरी इनकम इंडिया से 15 लाख से ज्यादा है? बोला ना। सरकार दो झापड़ मारी, बोले किंगफिशर तेरे बाप का ही है, और किसका है? हमारा तो नहीं है किंगफिशर, और अगर किंगफिशर है तो यहाँ उसकी दारू बहुत चल रही है तेजी से गोवा में, 15 लाख से तो ज्यादा कमा रहे तू। सरकार बोली बैठ। तीसरा, तीनों कंडीशन है ना, he is not liable to tax in any other country or territory by reason of his domicile or residence or any other criteria of similar nature। क्या तू किसी दूसरी कंट्री में कोई टैक्स पे करता है? बोलता है नहीं लंदन में तो मैं कोई टैक्स ही नहीं देता हूं। सरकार बोली आओ बैठो सर, बैठो। एक आदमी बोला नहीं नहीं अगर मान लो कोई सर लंदन में टैक्स देता होता तो? फिर सरकार उसे नहीं पकड़ती। क्यों नहीं पकड़ती? आप एक बात बताओ ना सर, इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती, टैक्स ही तो लेना था, हमसे बचा तो वहां जाके मरा, वहां जाके टैक्स दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हो तो सरकार बोलती है बैठो सर, बैठो। तो एक स्टूडेंट बोला सर ऐसी कोई कंट्री बताओ ना जहां टैक्स नहीं लगता। दुबई। ठीक है, अब आप आओ दुबई से इंडिया घूमने, आओ ना, दुबई से इंडिया घूमने आओ। अच्छा तीनों कंडीशन में कहीं देख लो मैं डेज लिखा हूं, कहीं भी कंडीशन में डेज दिख रहा है? आधा दिन क्या, तू 1 घंटे के लिए आ, 1 घंटे में 15 लाख से ऊपर कमा, तू बैठ। छोड़ेगी नहीं सरकार, छोड़ेगी नहीं सरकार। सरकार बोली तीसरी चीज, कोई आदमी, ध्यान देना सर, कोई आदमी इंडियन सिटीजन हो, इंडिया से इनकम 15 लाख से ज्यादा हो, और वो किसी दूसरी कंट्री में टैक्स नहीं पे करता हो, नॉट लायबल टू टैक्स, उसके ऊपर टैक्स की बात ही नहीं है सर। तो सरकार बोली हम उस केस में अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम तेरे को क्या मान लेंगे,
रेसिडेंट। तो याद करो अभी एक लड़ाई लड़ रहे थे अपन, जहां पर अगर वर्धमान सर 100 दिन के लिए इंडिया घूमने आए तो आप मेरे को 120 में पकड़ ही नहीं पा रहे थे, 182 में पकड़ नहीं पा रहे थे, मैं यहां मर गया। अब मेरे को यहां से भी बचना है, क्या करूं? 15 लाख से कम करवाओ। पर सर मेरी इनकम तो इंडिया में 15 लाख से ज्यादा है, क्या करूं? पागल है क्या? एग्जैक्टली कोई और कंट्री में टैक्स दे दो, मॉरिशियस में टैक्स कम है इंडिया से, वहां दे दो। और क्या करूं? अबे कदे वहीं से आया हूं बेवकूफ। और क्या करूं? क्योंकि लिखा तो इतना ही है। पागल है कि क्यों नहीं हो इंडिया? साले यहां से पैसा कमाता हूं, इंडिया नहीं हूं, पागल आदमी। क्या करूं? अरे सोचना है सर, क्लाइंट आपके पास आएगा, आप लोग टैक्स प्लानिंग करोगे कि मैं करूं? मेरे को फोन करके पूछोगे क्या सर कैसे टैक्स बचाना है बता दो? मैं फीस ले लूंगा तुम लोग से, सही बता रहा हूं, मैं ले लूंगा फीस। सर सिंपल सी बात है, मैं बोलूंगा एक काम कर, अपनी इनकम को ना बांट दे अपने खानदान में, और ऐसे बांट के वो 15 लाख से नीचे रहे। वाइफ को ले आएंगे दुबई से इंडिया घुमाने के लिए, वाइफ को ले आएंगे, पेरेंट्स को ले आएंगे, पेरेंट्स को ले आएंगे, क्या दिक्कत है? अरे ये बात समझ बैठा है दिमाग में? अरे समझ आया? आधे लोग सोच रहे समझ आया, ये डीम रेसिडेंट है, बवाल है ये। हाँ पढ़ ले, ठीक है। नित्यम तू हिंदू है, हिंदू में एक से ज्यादा शादी अलाउड नहीं है, नालायक 3-4 कैसे करेगा? The above provision shall not apply in case of individual who is a resident in India in the previous year under section 61। इन्होंने बोला सर अगर किसी के ऊपर सेक्शन 61 लग जाता है तो आप 61A नहीं लगाओगे, मतलब अगर बेसिक वाला लग जाता है तो डीम्ड रेसिडेंट नहीं लगाओगे। हाँ नहीं चेक करोगे, कोई स्टूडेंट डायरेक्टली डीम रेसिडेंट चेक नहीं करेगा, इसलिए बता रहा हूं। अभी सितंबर वालों की आरटीपी आई है, सितंबर वालों की जो आरटीपी आई हुई है ना सर, उस आरटीपी में क्वेश्चन इसी का है, मजे ले दिया सर। वो चेक किया कि कितने बच्चे सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, अगर कोई भी बच्चा डीम रेसिडेंट पहले लगा दिया, गया आंसर गलत, गलत। आपको सीक्वेंस में चलना है, पहले बेसिक, उसके बाद अगर वो नहीं अप्लाई हो रहा है तो डीम रेसिडेंट पे अप्लाई करना। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? तो देखो सर, अब जो अपन चार्ट बनाए थे जिसका तीसरा लिम हम छोड़ दिए थे सर, हम इसलिए छोड़ दिए थे क्योंकि हम मैंने बोला था आपको पहले आगे बताना पड़ेगा। तो सेक्शन 61A पिक्चर में आता है और ये बोलता है सर इनकम तो अभी एक तो सिटीजन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन, प्लस क्या होना चाहिए, 15 लाख से ज्यादा इनकम होना चाहिए, प्लस प्लस एग्जैक्टली सर, नॉट लाइबल टू टैक्स, ठीक है, इन एनी अदर कंट्री। किसी दूसरी कंट्री में सर लाइबल टू टैक्स नहीं है, नहीं है। अगर दूसरी कंट्री में टैक्स पे कर दिए तो इंडियन गवर्नमेंट बोलती है थैंक यू, थैंक यू, आप तो टैक्स पे कर दिए, अब हमें क्या दिक्कत है? समझ आया? इसीलिए कोई भी आदमी इंडिया से भगता है तो कहां भगता है? दुबई, टैक्स नहीं वहां पर, ठीक है। दुबई, मॉरिशियस, ठीक है, ये सब जगह भगो। आप लोग भी भग सकते हो, इंडिया से अनसन पैसे कमाना और भग जाना, ठीक है, घोटाला घपला करना और भग जाना। और घोटाला घपला 2-5-10 लाख का मत करना सालो, थोड़ा सा इज्जत रखना अपनी, कम से कम 200-500 करोड़ का घोटाला घपला करके भगना, कि वहां जाके सेटल भी हो तो जिंदगी कट जाए, पता चला वहां जाके भीख मांग रहे, वो और बेकार हो जाएगा। मैं तो तब भागता ना जब मैं कुछ घोटाला घपला करता, अगर मैं करता ना कसम से भाग जाता। हाँ ये आइडिया अच्छा दे रहा है, इंटर की फीस ले लेते फिर प्लान करते हैं, पर वो प्लान मैं तब कर पाऊंगा जब वो जेके शाह वाले सर जैसा कर पाऊं। वो 1.5-2 करोड़ लेके भगने की कोशिश किया, वो जेन्युइन था यार। 15-20 लाख लेके कौन भगता है भाई? थोड़ी इज्जत तो रखूं अपनी, कम से कम शर्मिंदगी लगेगी, सीए होके
भाई 15-20 लाख तो आदमी सीए बन के मेहनत कर लेगा, 2 साल तो कमा लेगा, उसको लेके क्या भगो? भगो ऐसा लेके जो लेके लगे कि इज्जत की बात है, साला सुकून, 10-15 साल काम नहीं करना पड़े, तब मजा आएगा। ठीक है, ये सब पाप है। आपके बच्चे बैठ के कर लो। क्या चीज? आपके आने वाला जनरेशन में बैठ के कर लो, उतना कर लो। हाँ तब भगो भाई। घोटाला घपला करने में भी इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। देखो इंडिया में अगर घोटाला घपला आप 2-5 लाख या 1-2 करोड़ का कर रहे हो तो डूब मरो, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है आपका। स्टैंडर्ड तब होता है जब 100, 200, 500 करोड़ का घोटाला घपला करो तो दिल में सुकून होता है कि चल आने वाली 2-5 पुश्ते तो मेरी बैठ के खाएगी। क्या मतलब साला 2-5, 10 लाख 1 करोड़ का घोटाला घपला करो और उसमें अपने आप को तो ऑप्शन समझो। छी छी छी, स्टैंडर्ड रखो। सर ध्यान दो, हमने रेसिडेंट समझा, अरे यार ये तो गायब हो गया। अब रेसिडेंट को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सर ये कौन होते हैं? सरकार एक बार किसी को रेसिडेंट डिक्लेयर करी, उसके बाद सरकार बोलती भैया हम ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी भी चेक करेंगे। मैं बोला क्यों? सरकार बोली ऑर्डिनरी तो वो आदमी है जो पक्का घर जमाई है, इंडिया से हिलता तक नहीं है ये आदमी। मैं बोला वर्तमान सर, मैं तो आज तक बाहर नहीं गया इंडिया के, मैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मैं आज तक बाहर नहीं गया, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट वो आदमी है जो इंडिया में भी रहता है और इंडिया से बाहर भी घूमता है, बट इंडिया में ज्यादा रहता है, इंडिया में ज्यादा रहता है। सरकार ने बोला सुनो, हम ऑर्डिनरी की कंडीशन नहीं बताएंगे, हम नॉट ऑर्डिनरी की बताएंगे। मैं बोला अबे ये कैसी बात है? सरकार बोली जो नॉट ऑर्डिनरी नहीं है वो ऑर्डिनरी है। क्या बोला, समझ आया? आराम से। सरकार बोली ऑर्डिनरी रेसिडेंट की हम कंडीशन ही नहीं बताएंगे। मैं बोला मत बताओ, अच्छा है कम पढ़ना पड़ेगा। सरकार बोली गलत सुन रहा है, हम नॉट ऑर्डिनरी की कंडीशन बताएंगे। अगर कोई आदमी नॉट ऑर्डिनरी नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। समझ आई बात? अब देखते हैं नॉट ऑर्डिनरी की कंडीशंस। देखो सर, सबसे पहली कंडीशन सेक्शन 6(6) एडिशनल कंडीशन बोलते हैं, सेक्शन 6(1) बेसिक कंडीशन, सेक्शन 6(1)(a) डीम रेसिडेंट, सेक्शन 6(6) एडिशनल कंडीशन। नालायको बोलो, सेक्शन 6(1), 6(1)(a), सेक्शन 6(6), 6(1)(a), 6(1), हाँ सुना, मैं सुना, हाँ ठीक। सेक्शन 6(6), 6(1), 6(1)(a), हाँ ये देख रहे हैं, मैं बोला नहीं था सेक्शन 6 बोल के रुका, आगे डीम रेसिडेंट मान लिया गया सर, डीम रेसिडेंट। हाँ ठीक, सेक्शन 6(6), 6(1), 6(1)(a), सेक्शन 6(6), 6(6), 6(1)(a), 6(1), चलो सर सेक्शन 6 नहीं याद हो जाएंगे, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे, और नहीं होंगे तो मैं हूं ना। चलो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए सर कुछ कंडीशंस है। सबसे पहली कंडीशन है सर वो बंदा नॉन रेसिडेंट है इन एनी 9 आउट ऑफ द 10 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। मैं बोला क्या बकवास कर रहे हो? सरकार बोली मेरे को लगा ही था तेरे को बकवास लगेगा। सुन, पहला ध्यान देना सर, मेरा प्रीवियस ईयर एक बार के लिए अभी ये मान रहा हूं कि मेरा प्रीवियस ईयर क्या है? 23, 24, या चाहो तो 24, 25 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर कोई भी ले लो, आपकी इच्छा। सर प्रीवियस ईयर 24, 25 ये मेरा प्रीवियस ईयर है। क्रिस्टल क्लियर? मैंने बोला सर हम रेसिडेंट को 2 कैटेगरी में बांटते हैं, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। तो क्या कोई भी पर्सन का पहले रेसिडेंट होना जरूरी है? बताओ भाई, अगर मेरे को किसी को ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी चेक करना है तो क्या किसी भी पर्सन का पहले रेसिडेंट होना जरूरी है? यस। अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो ये पढ़ ही क्यों रहे हो? बात ही खत्म हो गई। तो पहले ये चेक करो कि वो ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी, सॉरी पहले रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट। तो सर एकदम इंपॉर्टेंट, कभी भी पहले प्रीवियस ईयर में
बेसिक कंडीशन चेक की जाती है सर। पहले कभी भी बेसिक कंडीशन चेक की जाती है सर। अगर बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो क्या कहलाएगा? नॉन रेसिडेंट। पढ़ ही क्यों रहे हो इसके आगे? बात खत्म। एक बार बेसिक कंडीशन चेक किए, वो बंदा बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया तो वो रेसिडेंट हो गया। अब सरकार बोलती है सुन, ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी चेक करते हैं। उसके बाद आप चेक करोगे सर एडिशनल कंडीशन। अब सरकार बोलती है एडिशनल कंडीशन 4 है, जिसमें से पहला, सर आप 10 में से 9 साल नॉन रेसिडेंट रहे, प्रीवियस ईयर के पहले के। मैं बोला नहीं समझ आया। सरकार बोली तेरा प्रीवियस ईयर क्या था? मैं बोला 24-25। सरकार बोली इससे पहले वाला साल क्या होगा? मैं बोला 23-24। सरकार बोली 23-24 से लेके पहले के 10 साल। मैं बोला बच्चा भी बता देगा 13-14। सरकार बोली इन 10 सालों में तू क्या रहा हो? नॉन रेसिडेंट। एक स्टूडेंट बोला सर ये 10 साल नॉन रेसिडेंट मतलब क्या मेरे को हर साल जाके चेक करना पड़ेगा? हाँ, हर साल चेक करना पड़ेगा वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। हर साल चेक करना पड़ेगा बेसिक कंडीशन। हर साल बेसिक कंडीशन चेक करना पड़ेगा। समझ आई बात? आप बोलोगे सर बहुत मेहनत नहीं है। अबे तो इसीलिए तो पैसा लेंगे रिटर्न का। इसीलिए तो अपन 500 रुपए वाले रिटर्न वाले नहीं रहते। वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी आर सीएमए। हम 500 रुपए में रिटर्न नहीं डालेंगे। पागल हो के भाई, अपना स्टैंडर्ड है। इतनी मेहनत करोगे 500 रुपए में डाल दोगे रिटर्न? अपन तो 2-2.5 के नीचे बात ही नहीं करेंगे। डलवाना है डलवा, नहीं तो 500 रुपए वाले से डलवा ले जा। नोटिस आएगी तब देख लेंगे तेरे को। फिर वही 2,500 के बदले 10 डाल लेंगे, क्योंकि वो नोटिस को ठीक करना होगा। अरे बात समझ। तो सर आप 10 में से 9 साल क्या रहे? नॉन रेसिडेंट। मतलब आप 60 डेज से भी कम रहे होगे इंडिया में, तब तो नॉन रेसिडेंट बने होगे। समझ आ रही है कहानी? दूसरी कंडीशन, या तो फिर आप सर 7 ईयर्स में 729 डेज और लेस इंडिया में रहे। आप बोलोगे सर कैसे पता चलेगा 7 साल का? एक काम कर, उसका पासपोर्ट उठा के देख ले। एक पासपोर्ट की वैलिडिटी 10 ईयर्स होती है। चेक कर ले उठा के पासपोर्ट, दिख जाएगा वो कितने दिन इंडिया में रहा नहीं रहा। जब जब बाहर गया वो दिन को हटा देना इंडिया से, और जितना इंडिया में रहा ऐड कर लेना। एक स्टूडेंट बोला सर एक क्वेश्चन है। मैं बोला सर आपने ये बोला कि 10 में से 9 साल अगर वो नॉन रेसिडेंट है, या 7 में से सर 729 डेज और लेस इंडिया में है, तो उस केस में क्या होगा? सर दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर लिए तो आप क्या कहलाओगे? NOR, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एक स्टूडेंट बोला इससे क्या फर्क पड़ेगा ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी से? बहुत फर्क पड़ेगा। अगर मैं नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट अभी बता रहा हूं, बट आगे यही चीज पढ़ाऊंगा डिटेल में। सर अगर मैं नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हूं और अगर वर्धमान सर दुबई में घर लेके रखे और दुबई में घर किराए पे दिया और रेंटल इनकम हो रही है, तो मेरी रेंटल इनकम इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। और अगर मैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट हूं और वर्धमान सर का घर दुबई में और दुबई में किराए पे देके रखे और उससे अगर इनकम हो रही है, तो इंडिया में टैक्स लगेगा। बवाल है ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी, छोटा नहीं होता ये। एक आदमी की जिंदगी बदल जाती है सर, कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा नहीं लगेगा। इसीलिए हम लड़ाई लड़ते हैं ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी की। समझ आई बात? ये तो अभी एक इनकम का एग्जांपल दिया हूं, बहुत सारी इनकम है। दुबई जाके एग्रीकल्चर कर रहा हूं, अगर ऑर्डिनरी हूं तो टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरी हूं नहीं है टैक्सेबल। दुबई में प्रॉपर्टी बेच दिया, ऑर्डिनरी हूं टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरी हूं नहीं है टैक्सेबल। बहुत बवाल है ये चीज। हम पढ़ेंगे, अभी पढ़े नहीं है सर, आगे कवर करेंगे, अभी तो वहां तक पहुंचे नहीं है। हम लड़ क्यों रहे हैं मैं आपको ये समझा रहा हूं। ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी में हमें चेक करना पड़ेगा सर सामने वाला कौन है, उस पर डिसाइड होगा उसकी कौन सी इनकम पे टैक्स लेना है और कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं लेना है सर। समझ आई बात? समझ आई बात? क्लियर हुआ? तो सर ये जो 7 साल देखना है, क्या ये प्रीवियस ईयर से देखना है?
नहीं, प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल। कैसे कर रहे हो? पहले वाले केस में भी तो बोला ना सर, प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पहले के 10 में से 9 साल क्या रहे? नॉन रेसिडेंट। वैसे ही दूसरे वाले केस में सर, प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पहले से 7 साल में से 729 डेज और लेस। एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आया, सर प्रीवियस ईयर क्यों नहीं चेक कर रहे हैं? मैं बोला, अरे भाई तू प्रीवियस ईयर चेक किया तब तो उसको रेसिडेंट डिक्लेयर किया है। तू प्रीवियस ईयर चेक करके ही तो रेसिडेंट डिक्लेयर किया है। अबे बार बार प्रीवियस ईयर को क्यों ले रहा है? एक बार तो प्रीवियस ईयर से तूने डिसाइड कर लिया ना वो रेसिडेंट है, फिर बाद में प्रीवियस ईयर फिर लेगा। ऐसे तो बार बार प्रीवियस ईयर लेगा तो आंसर गलत हो जाएगा। समझ आई बात? समझ आया बात? इसलिए टैक्स को बोलता हूं रोज पढ़ना जरूरी है। दिस इज न्यू, ये नया है। आपने बाप जन्म में कभी ये सब नहीं पढ़ा है सर, कोई नहीं पढ़ा है, कोई नहीं। इंटर के पहले कोई बच्चा नहीं पढ़ता अनलेस एंड अदरवाइज वो डायरेक्ट एंट्री वाला हो, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री में बीकॉम में पढ़ता है, बट बीकॉम में वो क्या ही पढ़ता है, वो बेकाम होता है, उसमें आप कुछ सीखते नहीं हो सर। एक इंटर का बच्चा, सीए इंटर का बच्चा, सीएमए इंटर का बच्चा बीकॉम वाले को आराम से बैठ के पढ़ा सकता है, आराम से, आराम से। बीकॉम बीबीए इन लोग सब, अबे बीकॉम बीबीए छोड़, एमबीए वाले पास सैम को बैठा के पढ़ा देगा। सीए इंटर और सीएमए इंटर का बच्चा, इतना नॉलेज होता है उसको टैक्स पे। इसीलिए क्योंकि आप बहुत डीप और डिटेल सीखते हो, एक एक चीजें खोद के सीखते हो। ये समझ आई बात? बैठा दिमाग में? अरे क्लियर हुआ? ये सबके दिमाग में बैठा? पक्का? पक्का? ये 2 कंडीशन बताया। तीसरी क्या है सर? अब तीसरी बहुत सिंपल है। याद है हमने बोला था सर, कोई अगर इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो और इंडिया में वो 120 डेज के लिए आ रहा है और मोर, प्लस 365 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर, प्लस उसकी इनकम इंडिया में 15 लाख से ज्यादा हो, तो हम उसे क्या मान लेते थे? रेसिडेंट मान लेते थे, रेसिडेंट। सरकार बोली वो 120 डेज वाले लोग जो है ना, उसको रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानते हैं। मैं बोला वाह, उनके लिए ये 2 कंडीशन चेक नहीं करूं? सरकार बोली नहीं, इनके लिए 2 कंडीशन चेक नहीं करना, इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी मान लेते 120 दिन वालों को। इसके बाद एक और है सर, जो सेक्शन 61A में पढ़े थे, क्या था सेक्शन 61A? डीम्ड रेसिडेंट। सरकार बोली इसको डीम्ड रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लेते हैं। इन लोगों को मान के चलते हैं, इन लोगों के लिए डेज और कंडीशन चेक नहीं करनी पड़ती नॉट ऑर्डिनरी की। तो एक स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन आया, सर एक बात बताओ, कोई आदमी 10 में से 2 साल रेसिडेंट रह गया तो वो ऑर्डिनरी कहलाएगा कि नॉट ऑर्डिनरी? आराम से आंसर करो। 10 में से 2 साल वो सर मान लो रेसिडेंट रह गया, तो वो ऑर्डिनरी कहलाएगा कि नॉट ऑर्डिनरी? देख लो, ऑर्डिनरी कि नॉट ऑर्डिनरी? सर ऑर्डिनरी। सर ये कंडीशन टूटी, ये दोनों में से कोई भी कंडीशन टूटी तो आप क्या कहलाओगे सर? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो एक स्टूडेंट बोला, मतलब आपका कहने का मतलब ये है सर कि अगर आप 7 साल में 730 डेज अगर इंडिया में रह गए तो आप क्या कहलाओगे? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी 729 डेज और लेस लिखा है इंडिया में, ज्यादा रह गए तो क्या कहलाओगे? ऑर्डिनरी। इसलिए बताया क्योंकि सीए वालों में ऐसा है और सीएमए वालों में उल्टा है। सीएमए वालों में इसी प्रोविजन को उल्टा बोलता है। कैसे बोलता है? बोलता है सर 10 में से 2 साल अगर कोई इंडिया में रह गया तो ऑर्डिनरी है, तो ऑब्वियस सी बात है 10 में से 9 साल अगर नॉन रेसिडेंट रहा तो क्या रहेगा? नॉट ऑर्डिनरी। बोलने का तरीका बदलता है, प्रोविजन सेम है, सब कुछ सेम है, आंसर भी सेम आएगा, बोलने का तरीका बदल गया। सीएमए वालों में बोलते हैं सर 730 डेज अगर वो इंडिया में रहा तो ऑर्डिनरी, तो ऑब्वियस सी बात है 730 से कम रहा तो क्या रहेगा? नॉट ऑर्डिनरी। बोलने का तरीका बदला, इसलिए बता रहा हूं कल के दिन सीएमए की बुक देखोगे तो कंफ्यूज नहीं होना, चीज वही है, चैलेंज है, इस प्रोविजन से भी करके देख लो आंसर आएगा, कभी आंसर गलत ही नहीं हो सकता। और अगर आप ये भी लिख के आओगे तो आंसर गलत नहीं होगा। ऐसे कैसे गलत हो जाएगा? इनकम टैक्स बेयर एक्ट में दिया हुआ ही है, गलत कैसे हो सकता है सर? अरे समझ आई बात? क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो अगर इतना ही क्लियर हुआ तो ये क्वेश्चन बनाओ सर। चलो लेट्स सी, मजा आएगा सर।
मिस्टर एक्स एन इंडियन सिटीजन। सर इससे ऊपर नहीं कर पाऊंगा, आंसर दिख जाएगा, यहां तक कर लेता हूं लोग। मिस्टर एक्स एन इंडियन सिटीजन, सबको दिख रहा है ना? ठीक। इज एम्प्लॉयड इन XYZ लिमिटेड। He was sent on deputation in US on 15/7/2023। आपको इसका रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है, एक बार आप ट्राई करो, नहीं तो मैं तो बैठा हूं बताने के लिए। पहले मुझे रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट चाहिए, अगर रेसिडेंट रहा तो फिर बताना ऑर्डिनरी की नॉट ऑर्डिनरी। हाँ ठीक, एक जन बोलता है नॉन रेसिडेंट, और आओ MCQ खेलेंगे। नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट, बोथ। चौथा नन ऑफ दिस। बोथ तो हो ही नहीं सकता ना, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, बोथ कैसे होगा? हो सकता है हाँ, एक स्टूडेंट जिसको आंसर ही नहीं आता है नन ऑफ दिस। भाई टैलेंटेड तो कोई कहीं से भी हो सकता है, कैसा भी टैलेंटेड हो सकता है, पर जिसने ट्राई मार रहा है उसका ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। बात तो इन दो पे ही आके अटकेगी। देख लो, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा सर, पहले आप लोग ट्राई करो ताकि दिमाग खुलेगा। मैं तो 1 मिनट में आंसर बता दूंगा सर। बोलो भाई, कितने लोग नॉन रेसिडेंट, कितने लोग रेसिडेंट? अबे दोनों में हाथ नहीं उठाना है चालू। चला दोनों में हाथ उठा रहे, वाह रे वाह भाई वाह। सर सर सर, क्या ये पर्सन इंडियन सिटीजन है? हाँ सर। क्या ये सर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहा है? यस। तो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए कितना दिन देखते हैं? कितना देखते हैं? 182 डेज। तो सर ये कब गया इंडिया से बाहर? 15/7/2023 को गया। तो मेरा क्वेश्चन सर, इंडिया में कितने दिन था? इंडिया में कितना था, 107 की 106, ये जानना है मेरे को। डिसाइड कर लो, गिन लो गिन लो, मैं कहा मना कर रहा, गिन लो। पक्का 106? कितने लोग 106 वाले भाई? 107? सब बता सकते हैं अपना अपना, क्या है, गलती तो होगा, उससे ऊपर क्या ही हो सकता है। पर मैं आपको ये बता देता हूँ सर, 15 तारीख को इंडिया में काउंट करना है। तो ये 107 कैसे पहुंच गए? अबे सालो, तुम लोग बताया तो मैं 107 लिखूं? सालो तुम लोग ऑप्शन दिए थे तब मैं 107 लिखा, मैं क्यों लिखूंगा 107? पागल हो क्या? तो सर ये 106 दिन इंडिया में था। तो इसके लिए कंडीशन क्या थी सर? अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है तो कितना देखते हैं? 182। ये तो 182 से कम है, तो ये क्या हो गया? नॉन रेसिडेंट। तो मेरा क्वेश्चन है, नॉन रेसिडेंट हुआ, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी देखूं कि नहीं? पागल हो क्या, वो तो देखेंगे नहीं, वो तो रेसिडेंट के लिए देखते हैं। समझ आई बात? समझ आया? बैठा दिमाग में? अच्छा चलो, एक मस्त वाला क्वेश्चन पूछता हूँ। एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, हाँ वो बुक में है ना एक क्वेश्चन। एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, ठीक है, रिकी पॉन्टिंग ले लो क्योंकि शायद वही नाम दिया हुआ है। ब्रेटली ले लो, तुमको ब्रेटली पसंद, ब्रेटली ले लो। सर मान लो ब्रेटली है जो हर साल इंडिया में 100 दिन आता है, हर साल इंडिया में 100 दिन आता है। बताओ उसका रेसिडेंशियल स्टेटस। और सर वो फॉरेन सिटीजन है, ऑब्वियसली फॉरेन सिटीजन है, ठीक है? बताओ भाई, बताओ रेसिडेंशियल स्टेटस। नहीं 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 नहीं, वो अभी इनकम की बात ही नहीं है सर। इनकम की बात तो तब देखते हो ना जब वो इंडियन सिटीजन होता है, ये फॉरेन सिटीजन है, कैसे देख रहा है इनकम? हो सकता है, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा। बोलो, कितने लोगों को लग रहा है नॉन रेसिडेंट? ठीक, कितने लोगों को रेसिडेंट लग रहा है?
ठीक, जितने लोगों को रेसिडेंट लग रहा है वो बहुत परफेक्ट सोच रहे हैं। सर क्यों? सर फॉरेन सिटीजन है तो विजिट टू इंडिया का केस ही नहीं देखोगे, एक्सेप्शन में ये आएगा ही नहीं। एक्सेप्शन में नहीं आएगा तो बेसिक देखते सर, और बेसिक पहला ये बोलता है 182 डेज इंडिया में होना चाहिए, सर नहीं है, पहला कंडीशन खत्म। पर दूसरा बोलता है सर 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर, सर ये तो 100 दिन है, प्लस 365 डेज प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर, सर हर साल 100 दिन आता है तो 4 साल का 400 दिन होगा सर, तो रेसिडेंट तो हुआ। अब क्वेश्चन अगला, ऑर्डिनरी कि नॉट ऑर्डिनरी, ये भी तो जानना है ना सर। इतना मारूंगा साले, 7 into 100 700 होता, देता ही हूं वहीं आके। मैं मना कहा क्या, वो 7 into 700 729 से ज्यादा बोला था, इसलिए मैं बोला मारूंगा साले। बताओ भाई बताओ, ऑर्डिनरी की नॉट ऑर्डिनरी? सर ऑर्डिनरी। क्यों? सिंपल सी बात है सर, 10 में से 9 साल नॉन रेसिडेंट रहना था, बट प्रैक्टिकली वो हर साल 100 दिन के लिए इंडिया में आता है, तो सर हर साल चेक करोगे तो क्या वो रेसिडेंट की कैटेगरी में आ जाएगा? यस। और अगर रेसिडेंट की कैटेगरी में आ गया और 10 में से 2 साल अगर वो रेसिडेंट हो गया तो क्या वो ऑर्डिनरी हो गया? यस। समझ आई बातें? क्लियर हुआ सबको? थोड़ा सा दिमाग खुला सबका? दिमाग खुला थोड़ा सा? विश्वास करो, टेंशन ना लो, अपन रेसिडेंशियल स्टेटस के करीब 40 से 50 क्वेश्चन करेंगे, चिंता क्यों करते हो, बहुत है। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल होती है अंडर सेक्शन 6 हाँ तो मतलब सिर्फ एक ही प्रूफ करनी होती है, अगर एक प्रूफ हो रही है तो वो रेसिडेंट होगी। जी सर, ऑर्डिनरी हो जाएगा। आई बात समझ? अगला देखो सर, HUF, ये क्या होता है सर? थैंक यू फुल फॉर्म के लिए, नालायक हो, फुल फॉर्म बताते हो, HUF बोलता हूं तो। सर HUF इसका चार्ट बनाएंगे सर, सब बनाएंगे सब बनाएंगे। सर एक क्वेश्चन आया था मन में, सर ये जो आप चार्ट वार्ट बनवाते हो, क्या ये समरी बुक में हमें नहीं मिलेगा? मिलेगा ना सर, कैसे नहीं मिलेगा, मेरी ही तो समरी बुक है। हाँ, ये नालायक कौन बोला, फिर क्यों बनाए? नित्यम, एक सेकंड, ये देखो, चाहो तो ये देखो चार्ट। हाँ ये क्या है? अच्छा ध्यान दो ध्यान दो सर, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सर अगर किसी HUF को, ये समरी बुक है जो आप लोगों को मिलेगी, अभी टाइम है थोड़ा सा, बट ये आप लोगों को सबको मिलेगी, ठीक। इनकम टैक्स वाली तो मेरी एडिट हो गई है आप लोगों के लिए, बट GST वाली बची है, ठीक है। तो इनकम टैक्स वाली और GST वाली कंबाइंड है, तो साथ में ही मिलेगी आपको, ठीक है। सर HUF के केस में रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट कैसे डिसाइड किया जाता है? पहले तो ये समझो सर, इनकम टैक्स पर्पस के लिए HUF और उसके मेंबर अलग अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी है सर, इनकम टैक्स पर्पस के लिए। तो एक स्टूडेंट बोला सर क्या मैं HUF की रिटर्न डाल सकता हूं? हाँ। सर क्या मैं अपनी रिटर्न भी डाल सकता हूं? हाँ। सर क्या अमित सर ऐसे ही करते हैं? हाँ। क्या ऐसे ही टैक्स बचाती है पूरी दुनिया? हाँ ना, अभी तो चालू नहीं किया हूं पढ़ाना, डाउट कैसे आ गया? नहीं नहीं नहीं, तू पर्सनल पूछेगा, अभी पर्सनल बाद में, मैं तेरे से फीस दूंगा, ठीक। चलो इधर ध्यान। अरे नहीं, वो अंकल के साथ बैठा होगा, तो अंकल अभी रिटर्न फाइल किए होंगे ना, एडवोकेट है इसके पापा, तो अभी रिटर्न फाइल करने के चक्कर उसी का डाउट पूछ रहा है। सब सब जानता हूं मैं, ये सब फर्जी, सब बताऊंगा, रुको। HUF के केस में सर अगर उसे रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर करना है, तो सर रेसिडेंट होने के लिए सर उस HUF का कंट्रोल और मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया होना चाहिए। होली और पार्टली, या तो पूरा उसका कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में हो, या तो सर आधा आधा भी होगा तो चलेगा। सर अगर एक HUF को नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर करना है, तो सरकार बोलती है उसका होली मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, कंट्रोल और मैनेजमेंट। सर क्या हमें क्वेश्चन में बताता है? यस, आपको क्वेश्चन में सामने से बताता है कि ये HUF है जिसका कंट्रोल मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है। अगर होली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट, अगर होली और पार्टली इन इंडिया है तो रेसिडेंट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यह है सर,
अगर हमने एचयूएफ को रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया तो फिर लड़ाई इसकी आती है सर, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब सर ये कैसे डिसाइड करें, क्योंकि एचयूएफ तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है सर, लॉ के थ्रू बनती है, लॉ ही खत्म कर देता है। तो सर बात ये है सर, इसमें ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी कैसे देखेंगे सर, क्योंकि डेज तो नहीं चेक कर पाओगे ना, एचयूएफ कितने दिन इंडिया में रहा, कितने दिन इंडिया से बाहर रहा, ये तो नहीं देख पाओगे। तो सरकार बोलती है एक काम कर, एचयूएफ में हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है, कर्ता, तू कर्ता का चेक कर कि वो कितने दिन इंडिया में रहा और कितने दिन नहीं रहा। मैं बोला नहीं समझा। बोले चेक कर क्या कर्ता इंडिया में 729 डेज से ज्यादा रहा प्रीवियस ईयर को छोड़ के, उसके पहले के 7 साल में। मैं बोला हाँ, कर्ता तो जिंदगी भर यही रहा। सरकार बोली एचयूएफ रेसिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या बोला, समझ आया? कर्ता को चेक करना पड़ेगा सर, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी के लिए कर्ता का एडिशनल चेक करते हैं। हाँ नहीं, बाकी मेंबर होते ही कौन है, कर्ता ही तो मेन है, हेड ऑफ द फैमिली, उसी का चेक करते हैं। आई बात समझ, बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ? तो सर हम किसका चेक करेंगे, कर्ता का। ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी के लिए कर्ता का चेक करेंगे। सर कंट्रोल और मैनेजमेंट कब माना जाएगा आपका इंडिया में है? सरकार बोलती है सर कंट्रोल मैनेजमेंट तब माना जाता है सर जब आप एचयूएफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस इंडिया में लेते हो। सर अगर सिर्फ डे टू डे बिजनेस कर रहे हो तो उसको कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में नहीं माना जाता। तो एक स्टूडेंट बोला सर एक आध एग्जांपल दे दो। मान लो एचयूएफ का कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन है, बिजनेस मीटिंग है या बिजनेस डिसीजन है, वो अगर इंडिया में लिए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन, तो सर कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में माना जाएगा। अगर कोई एचयूएफ में कोई सर्वेंट को अपॉइंट कर रहे हो, कोई डे टू डे वाला काम कर रहे हो, किसी को सैलरी दे रहे हो, तो सरकार बोलती है उसमें कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में नहीं माना जाएगा। समझ आई बात, बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ? इसके बाद अगला पॉइंट देखो, द बिजनेस में बी डन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। हो सकता है सर बिजनेस में बी डन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया येट इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मे बी ओनली विद इन इंडिया। सरकार बोली कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कोई आदमी का कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में हो, बिजनेस बाहर से कर रहा हो। बहुत सारे लोग हैं सर जो इंडिया से बिजनेस करते हैं बट उनका कंट्रोल मैनेजमेंट दुबई में होता है। कई लोग दुबई वाले इंडिया में बिजनेस करते हैं, वो डिपेंड करेगा, चेक करना पड़ेगा सर। द प्लेस ऑफ कंट्रोल में बी डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल प्लेस ऑफ रनिंग द बिजनेस। सर हो सकता है बिजनेस आप कहीं का और चला रहे हो, कंट्रोल उसको कहीं और से कर रहे हो। क्या ऐसा होता है? हाँ, जब एक आदमी का बिजनेस एक से ज्यादा कंट्री में होता है तो वो कंट्रोल एक जगह से करता है बट बिजनेस तो अलग अलग करता है। डोमिनोज भी तो यही कर रहा है सर, कंट्रोल तो यूएस से करता है बट बिजनेस तो पूरे वर्ल्ड में कर रहा है डोमिनोज। ठीक है, sometimes even the registered office of the SEC. This is because the control and management of the business need not necessarily be done from the place of business or from the registered office. आप कहीं से भी कर सकते हो सकता है वो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस ना हो सकता है वो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस ना हो, आप कहीं से भी बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हो। हमें देखना पड़ेगा सर कंट्रोल और मैनेजमेंट। आ रही बात समझ, क्लियर हुआ? अगला है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप और एओपी और एनी अदर पर्सन। सरकार बोली भैया पार्टनरशिप में पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर एक होते हैं। मैं बोला वाह, ये तो हम फाउंडेशन से पढ़ के आ रहे हैं, इसमें नया क्या है? सरकार बोली नहीं, नया ये है कि पार्टनरशिप के केस में तेरे को ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी नहीं देखना पड़ेगा, सिर्फ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट देखना पड़ेगा। मैं बोला कैसे देखूं? सरकार बोली जैसा तूने एचयूएफ को देखा। मैं बोला एचयूएफ में तो मैंने ये बोला कि अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट। सर कंट्रोल और मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया है तो वो रेसिडेंट। सरकार बोली वेरी गुड। पार्टनरशिप में सेम। मैं बोला ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं देखूं? बोले नहीं। कैसे देखेगा? पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स एक होते हैं तभी तो लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और म्यूचुअल एजेंसी होता है। आई बात समझ? समझ आई बात? आगे कंपनी, यही तो बवाल मचा के रखी सर। किसी कंपनी को रेसिडेंट तब बोला जाएगा जब वो कंपनी इंडियन कंपनी है। तो मेरा क्वेश्चन, अरम इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड सर रेसिडेंट है कि नहीं है? है क्योंकि सर हम तो इंडियन कंपनी है ना सर, इंडियन एक्ट से बने हैं सर, कंपनीज एक्ट से बने हैं सर। सरकार बोली अच्छा। एक आदमी बोला मेरी कंपनी में दुबई में बनवा लेता हूँ, क्या दिक्कत है? फॉरेन कंपनी आ जाएगी तो मैं रेसिडेंट की कैटेगरी से बाहर हो जाऊंगा। सरकार बोली हमें पता तो तू इसी टाइप का सोचेगा, इसीलिए दूसरा पॉइंट है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया।
अब ये बोले ये क्या होता है, इसको प्यार से हम पोयम बोलते हैं, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, पोयम। ऐसी कोई कंपनी जिसका पोयम इंडिया में हो। अब पोयम क्या होता है? अच्छा हुआ यही बोले, मेरे को लगा कोई वो राइम्स गाना चालू ना कर दे, कोई भरोसा नहीं है तुम लोग का। अभी वो राइम्स चल रहा है ना रील में, वो वाला आहा टमाटर बड़े मजेदार, तुम लोग का कोई भरोसा नहीं है, तुम लोग ये भी चालू कर दो, ठीक है? कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है आजकल के स्टूडेंट का, वो कुछ भी कर सकते हैं, बड़े तेजस्वी है वो। तो सर सरकार ने बोला जिसका पोयम इंडिया में हो। सर पोयम इंडिया में मतलब सर जिसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब की मैनेजमेंट या कमर्शियल डिसीजन जो नेसेसरी है बिजनेस के लिए, सब्सटेंस इंडिया में होना चाहिए। सब्सटेंस मतलब सबसे ज्यादा इंडिया में होना चाहिए। नहीं समझ आया? सिंपल एग्जांपल, ऐसी कंपनी जो जिंदगी में एक साल में 5 मीटिंग करती है, 5 में से 3 इंडिया में। कोई भी मीटिंग हो सकती है, 5 में से 3 मीटिंग इंडिया में, और ये 3 मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन हो रहे हैं। सरकार बोली उसका पोयम इंडिया में, वो कंपनी रेसिडेंट है, वो कंपनी इंडिया में टैक्स देगी। मैं बोला और कोई? सरकार बोली ऐसी कंपनी जिसमें 100 एम्प्लॉई है, 100 में से 60 एम्प्लॉइज अपने इंडिया के। सरकार बोली ऐसी कोई कंपनी जिसमें 5 डायरेक्टर है, जिसमें से 3 डायरेक्टर इंडिया के। कोई भी एक, कोई भी एक। मोर देन 50% या तो फिर डिसीजंस या एम्प्लॉय या डायरेक्टर। और भी है, और भी है। सर हम पढ़ते हैं नहीं, अभी आप लोग छोटे हो, बच्चे हो, फाइनल में पढ़ते हैं, फाइनल में पढ़ते हैं सर। फाइनल में आप लोग को पोयम पढ़ाई जाएगी। जैसे ऐसी कोई भी कंपनी जिसकी इनकम 50% से ज्यादा इंडिया से हो रही है, सब्सटेंस, तो वो कंपनी को सर वो उसका पोयम इंडिया में माना जाएगा, और उस कंपनी को क्या मान लिया जाएगा? रेसिडेंट। समझ आया? समझ आया? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? चलो आज पहला दिन है, आज इतने में ही रुक जाते हैं, इसके बाद का टॉपिक नेक्स्ट कल पढ़ते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे सर, ठीक है? ओके सर। सेक्शन 6.1 6.1 है, 6.6 9 पढ़ाया ही नहीं हूं, कल पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है। 3 स्केल टेस्टर कहाँ है? अरे सर पहला दिन। वेरी गुड। ये आज होमवर्क बोला इसीलिए आज सब फंसोगे, नहीं तो मैं होमवर्क नहीं देता हूं। अब होमवर्क ये है कि सर आप सब स्टूडेंट को जितना मैंने आज पढ़ाया है कल उसके नोट्स बना के लिख के लाना होगा। मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा ये वाला, और आप लिख के लाएंगे, क्योंकि वो बोल के फंसाया आपको, मैं नहीं फंसा रहा था सर। अब आप सब गए सर, और नहीं लिख के लाए तो देव भकाबक सुटाइए सर। बाय।